पढ़ने का मतलब होता है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको याद करिए। अगर ये प्रेशर आप पर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। बात समझ रहे हैं ना। रैंक इतना ही पूछा जाएगा और इंडिया का स्कोर पूछा जाएगा। इंडिया का स्कोर कंफ्यूजन हो सकता है तो रहे। जैसे आपको कोई बोले फर्जी स्टूडेंट, तो फर्जी का भैया स्टैंडर्ड क्या है। कोई बोले अच्छा स्टूडेंट, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो हर चीज का स्टैंडर्ड होगा। मैंने पहले ही कहा है, पढ़ने का मतलब होता है कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको याद करिए। अगर ये प्रेशर आप पर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। फिर उससे बेहतर है कि घर में बैठिए। क्या संडे को जुटो आप आकर के अपना टाइम पास पार करिएगा ना। मेरा टाइम पास क्या होगा, हमको तो पढ़ाना ही है। जो बच्चा पढ़े। पिछला क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाए थे, है ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले साल में इंडिया का रैंक क्या था, प्रीवियस ईयर में। इस साल का नहीं, 126। पिछले साल इंडिया का रैंक था 126 और इस साल इंडिया का रैंक कितना हो गया, 118। सुधार या खराब। पाकिस्तान का रैंक 109। याद रखिएगा, सरप्राइजिंगली है कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में है। ठीक है, हमसे ज्यादा खुश रहता है। ठीक है। और नंबर 1 पे कौन है, जो सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री है। मैंने पूछा लीस्ट करप्ट कंट्री। अरे लीस्ट करप्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम भ्रष्ट देश है। डेनमार्क। लीस्ट करप्ट का मतलब हुआ जहां पर भ्रष्टाचार का लेवल सबसे कम हो, तो डेनमार्क। क्वेश्चन सुन तो लीजिए ना, कि अब हैप्पीनेस में हम पूछे इंडिया का रैंक तो पूछेंगे आपसे हम पहला वाला, इसलिए क्वेश्चन पूरा सुन लेना है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे कौन है, फिनलैंड है। लगातार कौन सा साल है, 8वां साल है ना। ये उसके लिए मेजर अचीवमेंट है। और हैप्पीनेस का कंडीशन सबसे ज्यादा खराब कहां है, अफगानिस्तान में। ठीक है। और सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री साउथ सूडान, यही है ना। साउथ सूडान जो है मोस्ट करप्ट कंट्री है वर्ल्ड का। इतना ही याद करना है। और याद क्या करना है, बस सर झूठो बात बना रहे थे, नहीं याद है नहीं याद है। मैंने उस समय भी कहा था कि प्री में आपसे इतना ही पूछा जाता है और उसके बाद आपका इंडिया का स्कोर। बात समझ रहे हैं ना। रैंक इतना ही पूछा जाएगा और इंडिया का स्कोर पूछा जाएगा। इंडिया का स्कोर कंफ्यूजन हो सकता है तो रहे। ठीक है। दूसरा अब एक था, मैंने बताया था कि मेंस का फॉर्मेटिंग, कि अगर मान लिया जाए इंडेक्स लगातार हमारे पास अगर दिख रहे हैं, तो प्रीवियस अगर हम लोग ईयर निकाल लें तो हर साल एक कहीं ना कहीं मेंस में इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब मेंस में इंडेक्स का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था तो हम लोग कौन सा सीरीज बनाए थे, चर्चा। ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन में भी बना दिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कौन इसको इशू करता है, कौन जारी करता है, और कब से चालू हुआ, और कितने इंडिकेटर्स पर तैयार होते हैं। इंट्रोडक्शन ही हो गया। अगर इंडिकेटर्स हम अलग भी लेकर के चले तो कितने इंडिकेटर्स पर उसको जारी किया जाता है, संकेतक कितना है इसमें। मतलब जिस लेवल पर किसी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है उसका इंडिकेटर्स क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या है, कि भाई आप किसी इंडेक्स को लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपको कोई बोले फर्जी स्टूडेंट, तो फर्जी का भाई स्टैंडर्ड क्या है। कोई बोले अच्छा स्टूडेंट, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो हर चीज का स्टैंडर्ड होगा। तो कोई भी इंडेक्स अगर निकल रहा है तो उसका अपना स्टैंडर्ड होता है, किस स्टैंडर्ड पे वो इंडेक्स जो है कोई चीज काउंट करता है, तो वो स्टैंडर्ड बताना है। ठीक है। इसके बाद कि उसका जो फाइंडिंग था, मतलब उसके जो मुख्य निष्कर्ष निकाले गए, उस निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग नंबर 1 पे कौन है, मतलब जो जो भी आया है रैंक में, उस रैंक को बता देंगे भाई टॉप मोस्ट कंट्री ये रहा है और बॉटम कंट्री ये रहा है। उसके बाद इंडिया और जो इंडेक्स रहेगा, मतलब इंडेक्स में इंडिया की रैंक और इंडिया के रैंक के अच्छा होने या खराब होने का रीजन। अब जरूरी नहीं कि
आप पेटेंट बना लो कि नहीं भैया इंडिया का रैंक खराब है तो हम खराब होने का ही रीजन डालेंगे। हो सकता है किसी इंडेक्स में, मैंने तो एक इंडेक्स बताया था, किसी इंडेक्स में सपोज इंडिया की रैंक अच्छी हो, तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल इंडिया का रैंक अच्छा होने का रीजन क्या है, ठीक है, और लास्टली कंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना, यही है मेंस अप्रोच इसका। कहां कुछ ऐसा है कि जो आपको लगे कि नहीं याद होने लायक चीज है, कुछ विचित्र टाइप का रहे तब ना कि हाँ भाई बहुत बड़ा चीज हमको पूछ दिए सर। कॉन्फिडेंस बनाइए, कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो सारी चीजें हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो नहीं होगा। देखिए इतना कॉन्फिडेंस है यस सर में, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं क्या हटाइए। चलते हैं आज कुछ टॉपिक्स लेकर के। आज करंट अफेयर्स में मैं दो टॉपिक कवर करूंगा, मतलब दो टॉपिक नहीं, दो अलग तरह के टॉपिक। इतना तो अंग्रेजी चल सकता है, कुछ इकोनॉमिक न्यूज रहेगा, कुछ अवार्ड रहेगा। पुरस्कार, सम्मान। ऐसा नहीं कि आप सुने नहीं हैं, जो भी आज पढ़ाने जा रहा हूं आप निश्चित तौर पर सुने होंगे, बट फॉर्मेट अलग रहेगा। मतलब अगर आपको मेंस के लेवल पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक न्यूज में पिछला क्लास में हम थोड़ा सा डील कर दिए थे। मैं पहले बताऊंगा आपको महारत्ना, इसी के साथ बताऊंगा नवरत्ना, और इसी के साथ आपको बताऊंगा मिनी रत्ना। अब ई कोई अंग्रेजी है नहीं भैया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे एमएसएमई सेक्टर, पढ़े होंगे आप, ठीक है, फिर भी हम लोग आज पढ़ेंगे। मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देखेंगे इससे। बीपीएससी कितनी बार पूछ चुकी है क्वेश्चन उस पर भी बात करेंगे। बीपीएससी का बड़ा प्यारा टॉपिक है एमएसएमई सेक्टर, प्री में भी पूछा है और मेंस में भी पूछा है। और प्री में कोई नॉर्मल नहीं पूछता है, प्री में वो करता क्या है, शब्दों के साथ खेल जाता है। पता सबको रहता है बट एग्जैक्ट जो उस शब्द को पकड़ता है वही आंसर सही करता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड हम लोग फिर इसी में से कोई इकोनॉमिक न्यूज अगर समय बचेगा बच ही जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तीन न्यूज तो आज देखेंगे। अवार्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा पद्म पुरस्कार, बिहार को बेस बनाते हुए। तो बिहार के विशेष संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा, बिहार के विशेष संदर्भ में क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। कितने लोगों को मिला है, उन लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उन सारे लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें से कितने लोगों का डेथ हो चुका है, और डेथ होने वाले पर्सन क्या कोई कॉमन पर्सन थे या वीवीआईपी थे। ठीक है, तो जो भी रहेंगे उन सारे लिस्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट अपना समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें मेंस का लेवल पर कहां बनेगा हमारे पास अगर हम मेंस में देखें, प्री में तो सब काम करेगा, मेंस के लेवल पर इसका चांस हो सकता है,
मेंस के लेवल पर ये दोनों टॉपिक, मतलब जो इकोनॉमिक वाले आप पढ़िएगा ये प्री में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों टॉपिक में ये रहेगा, मतलब दोनों लेवल पर। अवार्ड केवल आपका प्री के लिए रहेगा। तो जब भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो टॉपिक का इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि प्रीलिम्स में काम करेगा कि मेंस में काम करेगा, तो आपको अपने हिसाब से बनाना होगा वैसे। और जैसे ही कोई चेंज आता है, देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में अगर कोई महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना पढ़ रहा है तो हर साल बदला है। कोई 2022 में होगा तो उस समय कुछ और हो गया होगा, अब कुछ और हो गया होगा, लेकिन बदलता क्या है? केवल लिस्ट। और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जब इसका कोर पॉइंट आप समझ जाइएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो कोर पॉइंट समझ करके अपने आप को अपडेट करिए, हो गया। ठीक है ना। लास्ट डे में मैंने शायद इसी का ना आपको बना दिया था, क्या? फ्लो चार्ट, है ना। तो कौन आप में से एक ऐसा कोई पर्सन जो आकर के उस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा बता दे मुझे। लंबा लिफाफा दे रहे थे उस दिन जी, हैं कि सर ऐसा पढ़ाए कि याद हो गया, हैं? कोई नहीं? अरे केवल फ्लो चार्ट बनाना है भैया। कौन? आइए। अरे गलती बनाए उससे मतलब नहीं, आया तो बात समझ रहे ना। हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, हाथ नहीं लगाना। जब तक ये काम नहीं करेंगे मुख्य परीक्षा आप नहीं लिख पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लिख पाएंगे। कोई भी टीचर आपको आंसर लिखवा देगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को अपने जो हिसाब से है ना उसको एडजस्ट करिए कि मुझे कब और क्या और कौन सा चीज लिखना है। जिस दिन आप ये एडजस्टमेंट सीख गए उस दिन मेंस में आपको कोई नहीं छोड़ सकता है, मतलब एकदम आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। देखिए मोर एंड लेस जो मैंने बताया था उसने लिख दिया। तभी हम इस बात के लिए आपको बोले कि राइटिंग मैटर करता है, नहीं। आप बस जो टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझिए कि आखिर मुझे लिखना क्या है उसमें। और ये तभी होगा जब आप संडे को पढ़िएगा और घर में रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि मान करके चलिए कि अभी हम थोड़ा सा कम टॉपिक ले रहे हैं, हो सकता है कि हम ज्यादा टॉपिक भी लें। ऐसा थोड़ा कि हम आपको बार बार लिखाना शुरू करेंगे, जी नहीं। जब एक सप्ताह का क्लास होगा, 7 दिन में एक दिन क्लास होगी, तो अगर मैं लिखवाऊंगा तो एक ही 2 टॉपिक हो पाएगा। तो हम चाहेंगे यही कि 7 दिन के भीतर, 6 दिन के भीतर जितना करंट अफेयर्स का कलेक्शन हो वो सारा आपके पास मौजूद रहे। अप्रैल से आपका यही चलेगा। मार्च, आज 30 मार्च है ना जी, 30 मार्च में हम लोग हैं। अप्रैल से आपका वीक वाइज वीक करंट अफेयर्स चलेगा। अब टारगेट पहले देखिए, समझ लीजिए। आप अभी हैं मार्च एंड में हैं, एग्जाम कब होगा कोई अता पता नहीं है। मान कर चलते हैं 30 सितंबर उसने कहा था, 30 सितंबर को होगा, ये मान कर चलते हैं। सब कुछ अच्छा रहा तो इलेक्शंस हो गया तो हो सकता है डिले हो, अक्टूबर चला जाए, लेकिन अभी आपको 30 सितंबर मान करके चलना है। जिसको देना है 70th उनके लिए, जिनको 70th नहीं देना उनको 71st देना होगा। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, जब भी आप पढ़िएगा, तो भैया पहले से तैयार रहेगा तब ना पढ़िएगा। अब पहले से तैयार नहीं रहेगा तो क्या पढ़िएगा? कुछ नहीं। हम लोग अब मिलेंगे 6 अप्रैल को, मतलब हम जिंदा रहें, आप में से कुछ लोग जिंदा रहें, तब ये घटना तभी हो सकती है। मतलब अगला हमारा जो है 6 अप्रैल को हम मिलने जा रहे हैं, तो मान करके चलिए इस बीच में जो भी एक्टिविटी हुआ होगा करंट अफेयर्स का वो हम यहां से कवर अप करेंगे। पिछले 6-7 दिन का करंट अफेयर्स आप अच्छे से समझ लीजिए। प्लानिंग मैं क्लियर कर दे रहा हूं।
ताकि आपका नया फाइनेंशियल ईयर से, यानी नया फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो जाता है हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो नया फाइनेंशियल ईयर से 6 दिन के करंट अफेयर्स, किसी भी तरह के करंट अफेयर्स रहें, वो आपको कवर अप करने होंगे। जो रेस्ट बचेगा पीछे का करंट अफेयर्स, उसको हम लोग आने वाले समय में कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे करके जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर दिसंबर, एग्जाम दिसंबर में हुआ, दिसंबर में ना हुआ एग्जाम जी, दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। उनमें से कुछ करंट अफेयर्स में बताया हूं, और अलग अलग सेगमेंट में हम लोग करेंगे। जैसे सपोज मान लिया जाए बिहार का कुछ खास न्यूज है तो बिहार का न्यूज, कुछ इकोनॉमिक सेक्टर का है, ठीक है, तो उस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर का, ताकि आपको यह नहीं लगे कि मेरा अप्रैल से कोई करंट अफेयर्स छूटा है। बात समझ रहे ना? तो एक सिस्टमेटिक हमारा बन जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। तो जिनका एब्सेंट होगा वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, जिनका एब्सेंट नहीं होगा वो लाइव लेक्चर आकर के करिए, जहां डाउट होता है खुल करके पूछिए, और 6 दिन के भीतर उतने करंट अफेयर्स को याद करिए, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स नहीं करिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब आप मान करके चलिए कि जो 120 प्रश्न बच रहा है, उस 120 प्रश्न में आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, तो 120 में से आप 120 सही करके जाइए। इतना कमांड है साइंस हिस्ट्री पे, तो लेकर के जाइए, ठीक है। अति उत्साही मत बनिएगा 70th को लेकर के, 70th को लेकर के अति उत्साही बनिएगा तो खत्म हो जाइएगा, धोखे में रह जाइएगा। तो कॉन्फिडेंस लाइए, बहुत समय आपके पास है, ठीक है। कुछ इसमें गलत नहीं है, ठीक ठाक बनाया गया है। और इसमें हम बस क्या डालेंगे, अरे हम यही चीज ना डाल सकते हैं भैया, लास्टली क्या डाल सकते हैं, निष्कर्ष। बात समझ रहे हैं? देखो मेंस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और अलग लास्टली क्या होता है, एक हमारे पास आ जाएगा चुनौतियां। अगर मैं अपने ढंग से इसकी बात करूं, हमारे पास कोई भी लिस्ट हो, इवन महारत्न की लिस्ट हो, इवन नवरत्न की लिस्ट हो, और मिनी रत्न की लिस्ट हो, सब में अमूमन जो है हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। और इसमें भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, महारत्न। मिनी रत्न इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फर्जी कैटेगरी है, समझ लीजिए। बट किसी को अगर नवरत्न का क्राइटेरिया मिलना है तो उसके लिए जरूरी है क्या कि उसके पास मिनी रत्न का स्टेटस हो। विदाउट मिनी रत्न का स्टेटस मिले हुए वो कंडीशन में ही है, वो नवरत्न नहीं बन सकता, और बिना किसी को नवरत्न का स्टेटस हुए वो महारत्न नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा चांसेस आपका रहेगा महारत्न का। संदर्भ बना दिए, परिचय डाल दिए, सब में सेम कंडीशन चलेगा। फिर अगर हम लोग बात करें तो शर्तें, इस कंपनी को बनाएंगे भैया, लाभ, यूपीएससी यहां और यहां पर फोकस करती है, उसकी सूचियां यानी उसकी लिस्ट, चुनौतियां, समाधान, निष्कर्ष। हालांकि इन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि साफ तौर पर है कंपनी है तो कंपनी का अपना एक प्रॉब्लम होता है, और वही प्रॉब्लम कंपनी का सबके साथ कॉमन रहेगा इंडिया में। तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सेक्टर की, इंडस्ट्री सेक्टर की, वही प्रॉब्लम उसका रहेगा, ठीक है ना। अभी अगर हम संदर्भ की बात करें तो सबसे बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 2 ऐसी कंपनी है जिसको मार्च में नवरत्न का दर्जा मिला है।
2 कंपनी जो है उसको नवरत्न का दर्जा मिला है। और इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्टूबर में, ये नवरत्न का दर्जा मैं बता रहा हूं, मार्च में महारत्न चर्चा में नहीं है, मार्च में नवरत्न चर्चा में है। नवरत्ना कैटेगरी के अंतर्गत 2 कंपनी को रखा गया और 2 कंपनी को रखने से नवरत्न की सूची बढ़ करके कितनी हो गई, 26। यानी वर्तमान में नवरत्न कंपनी 26 है अभी तक, आज तक, यानी कि 30 मार्च तक। शाम में जाइए क्लास के बाद, नया कोई घोषणा हो जाए तो बात अलग है, बट अभी तक कितना हो गया है, 26। यानी 24 नवरत्ना कंपनी की सूची बढ़ करके अब जो रैंकिंग में हो गई है 26 नवरत्न कंपनी वर्तमान में हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, कितना है, कितना है, अरे थोड़ा आवाज होना चाहिए, ठीक है ना, 26 है, ठीक है। अरे हो गया भाई, पिछला रोटी लोग खाया है, जुट्ठा पीछे से ऊपर करके बोलता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 26 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं परिचय, आखिर ये है क्या भाई। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारे यहां सार्वजनिक उपक्रम कंपनियां हैं, यानी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जो है उनके परफॉर्मेंस के बेस पर, उनके प्रदर्शन के बेस पर जो है, प्रदर्शन के आधार पर ये 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है। जिस तरह से जो वो अपना परफॉर्मेंस करती हैं टर्नओवर को लेकर के या एनुअल प्रॉफिट को लेकर के, जैसा उनका प्रदर्शन रहेगा तो उस प्रदर्शन के बेस पर उन कंपनियों की अपनी रैंकिंग डिसाइड की जाती है, जिससे क्या हो सके तो उन कंपनियों को अलग अलग सेक्टर्स में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। देखो कंपनी, सीधी सी बात है, जैसे मान लिया जाए अगर मुझे कहा गया है करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए और अगर मैं करंट अफेयर्स यहां पर आकर के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अब अंदाजा आप लगा करके देखिए कि अगर मुझे ऊपर से कोई आदमी बोले कि सर आपको करंट अफेयर्स यही चीज पढ़ाना है जो हम आपको भेज रहे हैं, तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को समझ लीजिए। अगर मुझे राकेश सर ने करंट अफेयर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दी और राकेश सर बोले कि सर आपको ये टॉपिक ले लीजिए और यही पेज को जाके आपको खाली पढ़ा देना है, तो बेस्ट कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि उसमें मैं अपना इनपुट नहीं लाता। तो किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए आपको ऑटोनॉमी देना पड़ेगा, आपको स्वायत्तता देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, मार्केट जो आज के डेट में हो गया है, जब हम लोग इंडिया में एलपीजी का प्रोसेस शुरू किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जब हम लोग दौर शुरू किए, तो जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, उनको जो है कंपटीशन तगड़ा मिलना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा कि जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई वो कंपनी खत्म हो गई। लाइक आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जाकर के चेक कर लीजिए, बीएसएनएल। क्या इंडिया में कंज्यूमर नहीं है, क्या इंडिया में उपभोक्ता नहीं है कि नहीं? इंडिया में उपभोक्ता, इंडिया में वही जियो, वही एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रही है और बीएसएनएल को क्या हो गया कि वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ऐसे ही पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनियां हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उन्हीं सारे एंटरप्राइजेज को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को उनका प्रदर्शन अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक नया तरह का कैटेगरी जारी किया गया कि भाई आपको हम महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। हालांकि पहले 90 के दशक में इंडिया में केवल और केवल 2 कैटेगरी आई थी और वो कैटेगरी क्या थी? एक कैटेगरी हमारे पास थी मिनी रत्ना और एक कैटेगरी थी नवरत्ना। वाजपेयी जी की सरकार के समय यह कैटेगरी शुरू की गई थी। आगे जाकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो है उसी में से एक कैटेगरी नया ले आया और उस कैटेगरी का नाम क्या दिया? महारत्ना कैटेगरी। क्लियर है? तो पहले सबको यह क्लियर हो रहा है कि यह है क्या? ये हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का मतलब हो गया जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनी है, इसे आप नाम सुनते होंगे, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बात समझ रहे हैं? ये सब जो आप कंपनी का नाम सुनते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ये जितनी भी आप कंपनी का नाम सुन रहे हैं, तो ये कंपनी जो है किस तरह से अपना प्रदर्शन या करे, अच्छा करे कि उनको अपना अलग अलग रैंक मिला और उस रैंक के बेस पर जो है इन कंपनियों को जो है अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, भाई आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है,
कहां पर कौन सा करना है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेशंस है कि उतने अमाउंट का फैसला जो है आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको भारत सरकार से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर कंपनी कहीं ना कहीं कोई मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है। वो सब कंपनी क्या होता है, जिस क्षेत्र की कंपनी रहेगी वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहेगी। अब होगा क्या, अगर उस कंपनी को कोई फैसला लेना होता था पहले, तो अब वो कर रहा है, मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए भेजा, अब मिनिस्ट्री अप्रूवल देने में देर करेगी, तब तक पता चला किसके हाथ से क्या निकल गया, प्रोजेक्ट निकल गया। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट में क्या होता है, क्विक डिसीजन, और क्विक और एफिशिएंट डिसीजन, यानी त्वरित निर्णय लीजिए और प्रभावी निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि आप क्विक डिसीजन ले लिए और एफिशिएंट ना हो, तो क्या फायदा। बात समझ रहे हैं, तो निर्णय जल्दी भी लेना है और निर्णय दक्ष भी होना चाहिए, प्रभावी निर्णय भी होना चाहिए, इफिशिएंट भी होना चाहिए। अगर यह काम नहीं होगा तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ परफॉर्मेंस, आज सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम ही लोग क्यों आखिर बात करते हैं ऐसा कि रिजल्ट पर फोकस करें। रिजल्ट पे फोकस करने का पर्पस क्या होता है, रिजल्ट पर अगर फोकस होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मार्केटिंग होगा। सीधा से देखिए, लॉजिक सीधा समझिए, मार्केटिंग होगा, रिजल्ट होगा तो मार्केटिंग होगा, नहीं होगा। और रिजल्ट अगर होगा, मार्केटिंग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जैसे अदर ऑडियंस भी आएंगे, कंपनी चलेगी, कंपनी के साथ साथ उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी चलेंगे। ठीक है, तो जब परफॉर्मेंस आप करिएगा, परफॉर्मेंस करके आप जब अपना प्रोडक्शन निकालिएगा और प्रोडक्शन आपका मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, आपको प्रॉफिट होगा, तभी तो जाकर के आप आगे कोई काम कर पाएंगे। और आज हम लोग देखते क्या हैं कि भारत सरकार की कोई कंपनी जो है वो विदेशों में जाकर के टेंडर ले रही है। क्यों मिल जाता है भाई, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एक अलग कंपनी बन गई। पता चल रहा है क्या, हम जाकर के किससे ले रहे हैं भाई, तो वियतनाम के साथ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई श्रीलंका के साथ जाकर के बात कर रहे हैं, श्रीलंका में हमारा अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है। दैट इज सो कॉल्ड परफॉर्मेंस। जब बाहरी कंपनी या बाहरी देश देखेगा क्या, आपका परफॉर्मेंस आपके देश में देखेगा, तो आपको अपने देश में भी वो कार्य करने के लिए अप्रोच करेगा। ये लॉजिक आप हमेशा समझिएगा। ठीक है, तो विशेषता जो महारत्न जो कैटेगरी आई, नवरत्न कैटेगरी आई और मिनी रत्न कैटेगरी आई है, वो इसी संदर्भ के लिए आई है और कोई इसमें नहीं है। तो अपना एक कंडीशंस निर्धारित कर दिया गया, और उस कंडीशंस के बाद क्या होगा, उसको क्या प्रॉफिट होगा, किसी कंपनी को क्या लाभ होगा, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए संदर्भ में पहले नवरत्न, चूंकि करंट में क्या चर्चा में हमारा रहा है, नवरत्न रहा है, तो हम नवरत्न का बात कर रहे हैं। संदर्भ में साफ तौर पर है भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड। आप इसका नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं, आईआरसीटीसी। अगर नहीं सुने हैं तो मतलब आप ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं। जो आईआरसीटीसी का आप ऐप यूज करते हैं वही तो है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड। अब देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो दो कंपनियों को मिल गया भाई, एक आपको मिला है आईआरएफसी को और एक मिला है आईआरसीटीसी को, जो है नवरत्ना का दर्जा मिला है, नॉट महारत्ना का। हो गया, कब मिला भैया, मार्च 2025 में, तो करंट में चर्चा में आ गया। और जैसे ही ये यहां पर मिला इसको दर्जा, तो कुल मिलाकर के जो नवरत्न कंपनियों की सूची हो गई वो बढ़ करके कितनी हो गई, 26 हो गई। यानी अगर हम लोग बात करते हैं वर्ष 2025 से पहले कितनी नवरत्ना कंपनियां थी, तो वर्ष 2025 से पहले अब तक भारत में 24 नवरत्ना कंपनियां थी। इन दोनों को सूची में शामिल करने से नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 26 हो गई है। संदर्भ ऐसे बनाइए, जब भी आपको मेंस में लिखने के लिए आए तो संदर्भ साफ तौर पर आप बना दें। ठीक है, खाली में इन दोनों को मिला है,
इन दोनों को नवरत्न का दर्जा देने से अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई। हो जाएगा। दूसरा आपके पास आ जाएगा भाई, परिचय क्या है। तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना भारत में, यहां पर देख लीजिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई, सेंट्रल लेवल का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, यानी सीधा सा कहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि जो सरकारी कंपनी है, ठीक है ना। लेमन अप्रोच में, सामान्य बोलचाल की भाषा में, सरकारी क्षेत्र की कंपनी, लेकिन जब आंसर राइटिंग करिएगा तो यही नाम लिखना होगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ये सब टर्म याद रखा कीजिए, है सरकारी कंपनी ही, लेकिन इतना अगर कॉमन शब्द लिखिएगा एग्जाम में तो नंबर क्या उम्मीद करिएगा आप। तो इज इक्वल टू सरकारी कंपनी, ठीक है ना। ध्यान रखना है, राज्य का भी अपना होता है, तो राज्य के स्तर का बात नहीं हो रहा है, इसीलिए टर्म लगाया गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण है, उनका क्लासिफिकेशन है, जो लाभ कमाने वाली कंपनियों को बढ़ी हुई स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान करते हैं। क्या लिखा है, यह ऐसा वर्गीकरण है जिस वर्गीकरण को हम तब देते हैं जब कोई कंपनी लाभ कमाती है, यानी प्रॉफिट में रहती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो अगर आप प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो बाबूजी से साइकिल मांगिएगा तो साइकिल मिलेगा, मोटरसाइकिल मांगिएगा तो मोटरसाइकिल मिलेगा, और प्रदर्शन एकदम खराब रहे तो जूता भी मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज यहां पर है भाई, आप लाभ कमाइएगा, सरकार को दिखाइएगा तब ना कि वी आर प्रॉफिट, मतलब वी आर टेकिंग प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो भैया साफ तौर पर है, आपको स्वायत्तता देगा, ऑटोनॉमी देगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और वित्तीय शक्ति प्रदान करेगा, यानी फाइनेंशियल पावर आपको देगा। क्योंकि दो चीज बड़ा जरूरत का होता है, आपको घर से एटीएम कार्ड दे दिया जाए, और एटीएम कार्ड आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस अकाउंट में जो है 10 लाख रुपया है, ये एटीएम कार्ड आपको दे दिए, बट इस एटीएम कार्ड का जो आपका महीने का जो खर्च लिमिटेशन है वह केवल और केवल आप 6,000 रुपया निकाल सकते हैं। तो एटीएम कार्ड का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो साफ तौर पर समझिए 10 लाख आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसमें से 6,000 से ज्यादा निकाले तो लत्तम जुत्ती होना शुरू हो जाएगा। क्या मिल जाए, ये क्या होता है, जिसने पूछा है उससे उसको बोलने दो भाई पहले। क्या होता अमेरिकन एक्सप्रेस, ये बोला, फिल्म देखे हो क्या, अरे फिल्म देखे हो, कहां से जानकारी आ गया। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होल्ड किए हुए हूं, उसमें लिमिटेशन रहता है बंधु, गूगल से दे दिया, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, लिमिटेशंस रहता है। अनलिमिटेड उसको मिलता है जो यूएस में जाकर के इन्वेस्ट करता है। यूएस में जाकर के जब उसका 20 करोड़ 50 करोड़ वहां पर अमाउंट है, उस अमाउंट को जब आप इन्वेस्ट करिएगा और उसके बेस पर आप सिटीजनशिप लीजिएगा और वहां के बैंक में फंड डालिएगा, तब जाकर के आपको अनलिमिटेड मिलेगा। फिल्म देखो, यूज मत करो इंडिया में, कोई मतलब है यहां पर नहीं है यार। यहां में कुछ बात बताओ, कहीं जा रहे हो, कमेंटबाजी और फबती करना बंद करो, कोई मत। अच्छा, क्या अमेरिकन एक्सप्रेस के यहां से कंपेयर है, एटीएम कार्ड और उसमें कहां कुछ अंतर है कि सर एटीएम कार्ड में अमेरिकन एक्सप्रेस फ्री हो जाता है। अननेसेसरी एकदम डिमांड एकदम मत करो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आप करिए क्या, अपने परफॉर्मेंस को इनरीच करिए। एग्जाम दिए, पीटी हुआ, मेंस हुआ, अब आप घर पे अगर कहिएगा कि 2,000 रुपए का किताब ले लिए, कोई बात नहीं बेटा 4,000 रुपए निकाल लेना, क्या। अब आप एक नॉर्मल कंडीशन में समझिए, बेटा 5,000 रुपया और निकाल लेना, 10,000 रुपया और निकाल लेना, काजू किशमिश खा लेना, थोड़ा जूस वूस डेली पीते रहो। मतलब आपका जो महीने का बजट था 6,000 रुपए का, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो घर वालों ने भी आपका केयर किया
और आपका जो सैंक्शन अमाउंट था 6,000 का, उसको इनरीच कर दिया, और आप अगर 5,000 का दारुए पी जाइएगा तो कोई आपको देखने के लिए आएगा, क्योंकि आपने विश्वास जगा दिया। अब ये समझिए बात को, यही चीज यहां हो रहा है कंपनी में। कंपनी जब परफॉर्मेंस करेगी, लाभ दिखाएगी सरकार को, तब ना सरकार उसको क्या देगी, स्वायत्तता देगी कि भाई ठीक है आप इतना का। अब स्वायत्तता मतलब क्या होता है, 10 लाख एक दिन निकाल लो। आप परफॉर्मेंस लाख कर दिए तो क्या करिएगा, देख के दिन 10 लाख निकाल लीजिएगा, उसका भी लिमिटेशन होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आधार दिया जाएगा, बट लिमिटेशंस रहेंगे, और वही लिमिटेशन जो है वो कंडीशन है, शर्त है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर है क्या। अब क्लियर हो गया? यानी जो महारत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का एक वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण क्यों किया गया है भैया? जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम है, जो कंपनियां हैं, जब वो लाभ अर्जित करती हैं, तो लाभ अर्जित करने के आधार पर उनको जो है वित्तीय शक्तियां दी जाती हैं और निर्णय लेने की आजादी दी जाती है इसके अंतर्गत। क्लियर हो गया? भूलिएगा? अरे भूलिएगा हो नहीं ना? चलिए नेक्स्ट आता है, क्या क्या शर्त है। देखो, सबसे पहले अगर किसी को नवरत्न का दर्जा लेना है, तो नवरत्न का दर्जा लेने के लिए आपको मिनी रत्न 1 की लिस्ट में होना चाहिए। मिनी रत्न का 2 कैटेगरी है, एक मिनी रत्ना 1 और एक मिनी रत्ना 2। आगे हम लोग बात करेंगे कितनी कंपनियां हैं मिनी रत्ना 1 में और मिनी रत्ना 2 में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। मिनी रत्ना 1 का क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। देखिए, जो भी आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूंगा बीच में, मुझे कतई एकदम पसंद नहीं है। अगर नहीं क्लास में इंटरेस्ट है, प्लीज बाहर चले जाइए। और इसमें मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करता हूं। क्लास बोरिंग लगे, बाहर निकल जाइए, और क्लास में है तो क्लास पर फोकस करिए, नहीं तो मजबूरन हमको बाहर निकलना पड़ेगा, और वो आपके लिए भी अपमानजनक होगा और हमारे लिए भी अपमानजनक होगा। अब बाहर में हमसे फरियाद लीजिएगा, उसके लिए हम तैयार रहते हैं हमेशा। उस चीज को मत आने दीजिए। पढ़ा रहा हूं, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, नवरत्न दर्जा का शर्त, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है इसी कंडीशन को लेकर के आपसे पूछेगा और यहीं पर कंफ्यूज करेगा। जब यही होता है एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन, ठीक है। पीटी में अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन आप पूछिएगा तो महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न का जो दर्जा है वो किसके लिए है, इतना क्वेश्चन, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए, ये आंसर हो गया। लेकिन अप्लाइड जब उसी क्वेश्चन को बनाएगा तो फिर आपको इस फॉर्मेट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस करना है कि कंपनी को सबसे पहले जो है मिनी रत्ना 1 का स्टेटस होना चाहिए। अगर मिनी रत्ना 1 का स्टेटस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अब उठा लीजिए, यहीं पर आगे का भी देख लीजिए। अगर किसी को मिनी रत्ना 1 का क्राइटेरिया चाहिए तो क्या होगा उसके लिए, पहले वो कंपनी मिनी रत्ना 2 में हो। यानी किसी कंपनी को सबसे पहले कहां पर लाया जाएगा, मिनी रत्ना 2 में, उसके बाद मिनी रत्ना 1 में, उसके बाद नवरत्ना में, और उसके बाद महारत्ना में। यही तो 4 है हमारे पास, ठीक है ना। अगर किसी को महारत्न का दर्जा देना है तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नवरत्न का दर्जा उसके पास होना चाहिए। देखिए, कुछ एगो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा, सब याद हो जाएगा, है कुछ भी नहीं। कंपनी के निदेशक मंडल में, निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो निदेशक मंडल में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कितना डायरेक्टर, कितना डायरेक्टर, कितना होगा, यानी जिस कंपनी को हमको नवरत्न का दर्जा देना है उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर होना चाहिए। बट वो डायरेक्टर कैसा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं हो। क्लियर है। तीसरी अगर कैटेगरी में आते हैं, इसके अलावा 6 अलग अलग स्टैंडर्ड है,
उस 6 अलग अलग स्टैंडर्ड में 100 में से उसको मिनिमम 60 स्कोर आना चाहिए। अलग अलग 6 स्टैंडर्ड है, ये 6 स्टैंडर्ड में आपको 1 से लेकर के 100 तक का स्कोर लाना है, और इस 1 से लेकर के 100 तक के स्कोर में मिनिमम आपको कितना स्कोर गेन करना है? 60। अगर 6 स्टैंडर्ड में आप 60 स्कोर गेन कर लिए तो आपको क्या स्टेटस मिल जाएगा? नवरत्न का। अब वो कौन कौन सा स्टेटस है भैया? तो देखिए, सबसे बड़ा बात है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब कुल कमाई, यानी आपका 1 साल की कुल कमाई क्या है। ठीक है, तो जो आपका स्कोर दिया रहेगा उस स्कोर में कितना स्कोर अचीव करना है? 60। दूसरा क्या है? नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। लाभ नहीं, शुद्ध लाभ कितना आपको अर्जित हुआ है, यह ध्यान रखना है। टोटल प्रॉफिट का बात नहीं बोल रहा है, नेट प्रॉफिट है। जैसे मान लिया जाए मैं अपने घर से निकला, अपनी गाड़ी से आया यहां पर क्लास लेने के लिए। मुझे मान लिया जाए अगर इस क्लास के लिए कोई भी पे आउट दिया जाएगा, तो अब ये जो मुझे पे आउट दिया जाएगा ये क्या रहेगा भाई? मेरा लाभ रहेगा, रहेगा ना। लेकिन क्या ये मेरा शुद्ध लाभ है? नहीं। शुद्ध लाभ कैसे कैलकुलेट होगा? अपनी गाड़ी, घर से जब हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी से जितना किलोमीटर का दूरी हम कवर किए और फिर घर जाने में मुझे जितना दूरी कवर करना पड़ा, उसके बीच में जो फ्यूल कॉस्टिंग लगा, उस फ्यूल कॉस्टिंग को जब हम माइनस करेंगे और इस बीच में अगर हम कुछ इस क्लास के दरमियान जो है कुछ खाए पिए होंगे, तो उसको माइनस करने के बाद में जो मेरे पास पैसा बचेगा, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो कुल कमाई अलग है, कुल प्रॉफिट अलग है, और नेट प्रॉफिट अलग चीज हुआ। बात समझे ना? तो शब्द पर, इसलिए मैंने बोला क्या, शब्द पर फोकस करिएगा, कुल लाभ नहीं, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। ठीक है। टोटल मैन पावर कॉस्ट, यानी आपके कंपनी में कितना जो है मैन पावर है उसका कॉस्ट। ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो आपने उत्पादन किया है उस उत्पादन का टोटल प्रोडक्शन का क्या है भैया आपका। फिर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसका कॉस्टिंग क्या है। फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उस डेप्रिसिएशन से पहले का जो प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन समझते हैं ना? मूल्यह्रास। जैसे मान लिया जाए आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है, पंखा लगा, बत्ती लगा, बोतल उतल आया, खरीदाया बोतल, सब कुछ है। धीरे धीरे जब ये चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें घिसाई होगी, नहीं? तो यही डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। तो उन सारे चीजों को निकालने के बाद में इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्या आपका इंटरेस्ट है और क्या आपका टैक्स है। पैसा आप कहीं से लिए तो क्या इंटरेस्ट दिए और क्या टैक्सेस आपको देना पड़ा। और ऐसा ऐसा मत समझिए कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी है तो टैक्स उस पर नहीं लगेगा, ये सब दिमाग में मत रखना है। जब प्रोडक्शन करिएगा तो लगेगा ही लगेगा। और फिर क्या है भैया? कैपिटल एम्प्लॉयड आदि में 100 में से आपको 60 अंक लाना जरूरी है, तभी आपको क्या स्टेटस मिलेगा? नवरत्न का दर्जा मिलेगा। तो ठीक है, नवरत्न का दर्जा ले लिए। नवरत्न का दर्जा मिलने का फायदा क्या है? दर्जा ले लिए तो लाभ क्या है? आर्थिक लाभ काहे मिलेगा भाई? आर्थिक लाभ के लिए कंपनी खुद ही है, आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। कंपनी को पैसा थोड़े देगा सर भाई लाभ लेने के लिए, फिर कंपनी का है। इस दर्जे की कंपनियां किसी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामलों में 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के फैसले स्वयं अपने स्तर से ही बिना सरकार की मंजूरी के कर सकती है। जैसे मान लिया जाए मेरा कोई कंपनी हो, अविनाश कुमार नाम का कोई कंपनी हो, और मुझसे गेल आए बात करने के लिए, ठीक है, या गेल नहीं आईआरसीटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईआरसीटीसी मेरे साथ आए बात करने के लिए कि सर आपको हमको सर्विस प्रोवाइड करना है और आपकी कंपनी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहते हैं, अविनाश कुमार प्लस आईआरसीटीसी कंपनी, ये बनना है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अब भैया वो जाएगा किससे पूछने के लिए? केंद्र सरकार से जाएगा पूछने के लिए, रेलवे मंत्रालय से जाएगा पूछने के लिए। तब तक टाइम लग जाएगा, हम आकर के दूसरा से बात कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? देरी होगी कि नहीं होगी? तो इस डिलेड प्रोसेस को रोकने के लिए क्या किया गया? इस डिलेड प्रोसेस को रोकने के लिए एक नियम बना दिया गया
कि आप क्या कर सकते हो भाई, तो 1,000 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है तो आप खुद से फैसला ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास आने की नीड नहीं है। तो डिसीजन जल्दी होगा कि नहीं होगा? जब आपको इतना ऑटोनॉमी दिया गया, देखो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि नहीं है, यही तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। आप डिसीजन जल्दी लीजिएगा, और जैसे ही आप डिसीजन जल्दी लेंगे तो क्या होगा भाई, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अलग अलग वेंचर आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 1,000 से ज्यादा के मामलों के लिए आपको फिर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला कि लिमिटेशंस आपको दिया गया है, खर्च करने के लिए कार्ड दे दिया गया, बट क्या उस खर्च करने के लिए जो दिया गया कार्ड है उसमें से आप एक झोंक अगर चाहिएगा कि हम 10 लाख निकाल लें तो निकाल पाइएगा? नहीं। अब पता चला क्या कि आपको 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाना था और उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का घूसे आप खाते, तो इसे लिमिटेशन क्रिएट किया गया कि नहीं, 1,000 करोड़ रुपए तक का आप मामला का अपने हिसाब से फैसला ले लो, इससे बाद के लिए आपको अप्रूवल नहीं है। इसके साथ अलग अलग कंपनी के साथ, अलग अलग कंपनी के साथ है, ठीक है, कि किसी भी कंपनी मतलब 1,000 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करना है किसी कंपनी के साथ में, ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करना है, तो आप अपने हिसाब से फैसला ले लीजिए। सरकार से फिर पूछेगा, अरे सरकार के पास अप्रूवल लेने के लिए जाएगा, अप्रूवल के लिए बात क्या करना होगा, सर हम लोग इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसको चेक कर लीजिए। अब सरकारी प्रक्रिया होगी, वो चेक करेगा कि इसका प्रोच क्या है, इसका कॉन्स क्या है। वो अब ऊपर के लेवल पर चला गया ना, अब वहां से फाइल निकलेगा, क्योंकि देखिए फैसला तुरंत ऐसे नहीं ना हो जाता है, फैसला लेने से पहले अलग अलग तरह के निर्णय लिए जाते हैं, देखा जाता है इससे फायदा क्या होना है, इससे नुकसान क्या होना है, उसके बाद ना कोई निर्णय होगा। अरे हाँ भाई, दूसरा कंपनी के साथ दूसरा मामला, तीसरा कंपनी के साथ तीसरा मामला। 1,000 करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट मैटर आप अपने स्तर से फैसला ले सकते हैं, 1,000 करोड़ रुपए तक का। उससे ज्यादा के लिए आपको फिर सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। या फिर आप महारत्न कंपनी हो तो बात ही अलग है, उसका तो अलग क्राइटेरिया रहेगा, 5,000 करोड़ तक का फैसला ले सकता है बस। अरे 5,000 करोड़ में तो इतना आसान लग रहा है जी, गजब आप लोग बात कर रहे हैं। आज सोचिए कि अगर इसको ज्यादा दे देगा, 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ आपको ऐसे ही लग रहा हो, मतलब समझ रहे हैं, आईपीएल में 1 करोड़ कितना दे रहा है जी, 3 करोड़ दे रहा है। तो आप में से कितना लोग लगा के बैठा हुआ होगा, टाइम का इंतजार कर रहा होगा, शाम बजेगा 3:30 बजे से मैच है, 1 करोड़ 3 करोड़ के लिए। और यहां सोचिए 1,000 करोड़, 7 पुस्त खा लेगा बाबू, 1,000 करोड़ में बहुत अमाउंट होता है। अब अलग बात है कि बेच दो एक के बार में, तो बातें अलग है। तो बेनिफिट समझ गए, लिस्ट पहले छोड़िए, यानी सिंपल सा बात है, हम इसको कंक्लूड करें। अब देखो पढ़ने के बाद में हमेशा टॉपिक को जो है ना कंक्लूड करो, समरी बनाओ जब भी आप टॉपिक को पढ़ लो तो, और समरी एकदम छोटा सा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बोले, रिसेंट में अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2 कंपनी को जो है नवरत्ना स्टेटस मिला, और नवरत्ना कंपनियों की लिस्ट कितनी हो गई, 26 हो गई। तो ये हमारे पास करंट में आ गया, ठीक है भाई। ये नवरत्ना होता क्या है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण के तहत क्या होता है भैया, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कुछ वित्तीय शक्तियां दी जाती हैं और उनको स्वायत्तता प्रदान किया जाता है। क्लियर है, किसको मिलता है भैया दर्जा, शर्त क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया है क्या कि उसको मिनी रत्ना 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, 4 उसके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 4 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। तीसरा, 6 जो अलग अलग क्राइटेरिया है, उस 6 अलग अलग क्राइटेरिया में उसको 100 में से 60, मिनिमम 60 चाहिए, स्कोर चाहिए। खत्म हो गया। लाभ क्या होगा भैया, उसको स्वायत्तता मिला और 1,000 करोड़ रुपए तक का ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए
या निवेश करने के लिए वो क्या कर सकता है, खुद के लेवल से डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना देर लगा इसको रिकॉल करने में? 2 मिनट। बताइए क्या तोप चीज है, कुछ है? और तब से टाइम पास किए जा रहे हैं हम लोग एक टॉपिक पे, नहीं है? पढ़ने के बाद ना समझ में आया कि सर तोप चीज नहीं है, इससे पहले तो लग ही रहा था। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसका समरी लास्ट में करो, दिमाग में, और कॉपी बंद करके, कॉपी बंद कर लो, याद इसीलिए आप लोग का नहीं रहता। पढ़िए, कॉपी बंद करिए और दिमाग में घुमाइए कि यार मैंने पढ़ा क्या अभी। जिस दिन ये काम, और केवल करंट अफेयर्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में करिए। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर दिए उस दिन टॉपिक पर आपका कमांड बन जाएगा, आपका टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। हम लोग यही गलती करते, नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? अब देखो भाई, नवरत्ना कंपनी का लिस्ट, ये कोई नंबर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई, अपग्रेड हो गई, वो महारत्ना बन चुकी हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इस सब ने, देखो मैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके इसमें डाल दिया हूं, इसको आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग एमटीएनएल कहते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, इसको 1997 में ही नवरत्ना का स्टेटस मिल गया था, जब ये कैटेगरी शुरू हुआ था तब। अब सोचिए इसका फर्जीवाड़े ना है कि तहिया से लेकर के आज तक 14 गो कंपनी महारत्न बन गया, और ई जो है वहीं का वहीं है। मतलब ई क्लास का वो लड़का है जो बार बार एक क्लास में फेल हो रहा है, और बाकी इसके सब दोस्त यार अपग्रेड होकर के बॉस बन गया। तो 1997 में जब क्राइटेरिया शुरू हुआ था तभी से ये इस सूची में शामिल है। अब सोचिए, मैं आपको बता देता हूं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन इसका उपहास उड़ाया जाता था महीनों तक नहीं लगेगा के नाम से। एमटीएनएल का सर्विस ऐसा था कि कहा जाता था महीनों तक नहीं लगेगा, लगाते रहिए, लग ही नहीं रहा है। जैसे बीएसएनएल को हम कहते थे ना, भाई साहब नहीं लगेगा, एमटीएनएल को कहते थे महीनों तक नहीं लगेगा, इतना सर्विस खराब था। तभी तो आप लोग अपने आप को अपडेट अभी तक नहीं कर पाए हैं, नहीं तो अपग्रेड करके कहां चले जाते आप, महारत्ना सूची में आ जाते। बात समझ रहे हैं? तो वो अलग बात है, ये सब याद भी नहीं करना है, ये सबको साइड कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो आपको स्टैटिक जीके के हिसाब से देखना है, हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट ये पूछता है, ठीक है? अपने हिसाब से जो एग्जाम देना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हाँ ये पता होना चाहिए कौन कंपनी महारत्ना है और कौन कंपनी नवरत्ना है, वो धीरे धीरे होगा। एक दिन में अगर चाहिएगा कि हम 2600 याद कर लें हो भी सकता है, बहुत दिव्य शक्ति होगा तब, नहीं तो आराम आराम से याद करिए, कोई बकाहट है नहीं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम लोग नाल्को कहते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड। पता है ना भारत में लिग्नाइट अगर बात करिएगा तो कहां मिलता है भैया? लिग्नाइट है क्या? नेवेली कहां है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर नेवेली कोयला का केवल भंडार मिलता है, नहीं है लिग्नाइट का। लिग्नाइट कोल का भंडार कहां है? तमिलनाडु में। और लिग्नाइट कोल का भंडार को जो है कंट्रोल कौन करती है, देखती कौन है? यही नेवेली लिग्नाइट। और एंथ्रासाइट कहां मिलता है इंडिया में? जम्मू कश्मीर में। ये दो तो फोकस कर दीजिए, दो के लिए फिक्स कर दीजिए, लिग्नाइट कहां और एंथ्रासाइट कहां। फिर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्लियर है? नई दिल्ली 1960 में। तो ये स्टैटिक जीके है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये डेटा आप याद रखिएगा। ये डेटा इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में जो भी देखिएगा आगे जाकर के वहां पर इसको याद करके रखिएगा, बस यही कहूंगा, ठीक है ना? अब देखो इसी में से कोई महारत्ना अपग्रेड होगा आगे जाकर के, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए तो आप महारत्ना में अपग्रेड हो जाइएगा, क्योंकि महारत्ना में अपग्रेड होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? नवरत्न आपको होना चाहिए लिस्ट, तो याद रहेगा। तो जिस दिन खाली बस हमको क्या याद करना पड़ेगा कि भाई वो कंपनी जो है करंट का केवल पोर्शन बचेगा कि वो कंपनी अब हमारी महारत्न कंपनी हो गई, तो महारत्न में बढ़ाओ और नवरत्न में कम करो। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप महारत्न में तो को बढ़ा दिए, अगर किसी नवरत्न को महारत्न का क्राइटेरिया में
शामिल कर दिया गया, महारत्न की सूची में शामिल कर दिया गया, तो नवरत्न की सूची से वो बाहर हो गई ना भाई। तो नवरत्न में तो संख्या घटेगा ना, तब तक घटा रहेगा जब तक कि कोई नवरत्न में नई कंपनी नहीं आ जाती है। तो ये सब तो फोकस आपको खाली करना होगा, इतना समझदारी। तो लिस्ट याद रहेगा, बस एक ऊपर बना दीजिए, ठीक है। तो ये सारा आपका लिस्ट है भाई। और जो आपका 25वां और 26वां है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC जो है, यही आपकी जो है नई 2 कंपनियां हैं जिसको मार्च 2025 में दर्जा मिला है। अब सोच लीजिए, पिछला मिला था अगस्त 2024 में, अब मिल रहा मार्च 2025 में। तो अब इसका हेडक्वार्टर दोनों का नई दिल्ली, एक का 1999 में और एक 1986 में। हो गया हमारे पास 26 लिस्ट। क्लियर है ना? ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन है। करंट अफेयर्स में अगर बात करिएगा तो केवल 25 और 26 इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो लिस्ट है वो केवल किस लिए है, ताकि आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर अप हो जाए। ये नहीं रहे कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके के टॉपिक को छोड़ रहे हैं। अब समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट कितना है ये? तो जब नवरत्ना भाई स्टार्ट कब से हुआ ये? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए महारत्न कंपनी के दर्जे की शुरुआत मई 2010 से हुई और नवरत्न और मिनी रत्न के दर्जे की शुरुआत 1997 से। ठीक है, हो गया ना? इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं क्या आप लोग? मतलब जो लोग पढ़ लिए हैं, कितने लोग पढ़ लिए हाथ उठाइए तो। बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। देखिए मेरा जो सवाल है मैं बता देता हूं, एग्जाम में आपसे जो सवाल पूछा जाता है, डेट नहीं पूछेगा एग्जैक्ट, क्या पूछा जाएगा कि जो आपका नवरत्न दर्जा और मिनी रत्न दर्जा का शुरुआत हुआ वो किस 5 ईयर प्लान में हुआ। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं केवल और केवल कनेक्ट कर रहा हूं। तो किस 5 ईयर प्लान में जो है इसका गठन हुआ है। अरे छोड़िए ना, हमको तो उतना पते है। जिसको नहीं पता है 5 ईयर प्लान, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। और आगे जिस भी कंपनी के बारे में पढ़िएगा, कोई भी रैंडमली कंपनी आ जाए, 2 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये, चूंकि हम लोग नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न पढ़ रहे हैं, तो इस दर्जे की शुरुआत किस 5 ईयर प्लान में हुई। हालांकि 2017 के बाद इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन 2017 से पहले कई सारी कंपनियां इंडिया में बन चुकी हैं। और आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है फलानी कंपनी, ढकानी कंपनी, लेमानी कंपनी जो है किस 5 ईयर प्लान में बनी है। तो आपको पहले तो 5 ईयर प्लान का लिस्ट पता होगा, तभी तो। डेटो याद अगर है, मान लिया जाए आपको डेट पता है, क्या कर लीजिएगा डेट पता होने से? 5 ईयर प्लान जब पता नहीं है तो जब तक हमारे पास 5 ईयर प्लान नहीं क्लियर हो, क्या हम डेट को वहां पर सीक्वेंस में ले जा पाएंगे? नहीं। ठीक है ना? नींद आ रहा है क्या? काहे आ रहा है जी? कै बजे से बैठे हुए हैं? 10 बजे से तो नींद नहीं आना चाहिए। हमको लगता है कल रात में हम सोए हैं 2 बजे। अरे चावल खा के आया। और हम सुबह में उठे हैं 6:30 बजे। भाई मेरी क्लास चलती है रात में 8 बजे से 10:30 बजे तक, तो हम ऑलरेडी क्लास लिए, खाना पीना खाते खाते, कुछ पढ़ते पढ़ते फिर 2 बज ही गया। और सुबह से उठ करके आपके लिए सुंदर सा एक पीपीटी बनाए, थोड़ा कलर उलर कर दिए कि थोड़ा पसंद आएगा, तो इसलिए 11:30 तक तो यही काम करते रहे। तो हमको तो नींद नहीं आ रहा है। लग रहा है क्या? लग रहा है? जो नींदाल व्यक्ति होता है उसको दूसरा नींदे में लगता है। झूठा बोलेगा सर, लग रहा है सर। देखिए 5 ईयर प्लान जो शुरुआत हुआ है, कब हुआ है? स्टार्ट कब से हुआ? प्लानिंग कमीशन बना 50 में, 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 से, हुआ ना? तो जो फर्स्ट FYP, हम केवल फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट FYP अगर आपको बोलेगा, जो नहीं पढ़े हैं वो साथ साथ लिख लीजिए, जो नहीं अभी तक पढ़े इकोनॉमिक्स साथ साथ अपना लिख लीजिए, ताकि आगे जाकर के मैं कहीं दोबारा करंट अफेयर्स में बताने नहीं जाऊंगा। क्योंकि नई कंपनियां और पुरानी कंपनियों के साथ ये हमेशा रहेगा। नई कंपनियां 17 के बाद वाली में नहीं पूछा जाएगा,
पुराने वाले में पूछा जाता है। सेकंड एफ वाई पी 56 से लेकर के 61। थर्ड एफ वाई पी 61 से लेकर के 3 5 ईयर प्लान के बाद में 3 साल का गैप रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। 3 5 ईयर प्लान के बाद में 3 साल का गैप रहेगा, ठीक। तो अगला जो आएगा हमारे पास फोर्थ एफ वाई पी जो आएगा वह 1969 टू 1974 हो गया। और यहां पर कहा गया कि इंडिया में आया है प्लान हॉलिडे, कहा गया था ना, हिंदी में कहा गया योजना अवकाश आ गया। जो कब से कब तक रहा, 66 से 69। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ लोग कहता है, कहने वाले कहने का मतलब होता है। फिफ्थ एफ वाई पी, सब लोग शांत रहिएगा, बीच में कोई मत बोलिएगा। 74 टू 79 चलना था, बट एक्चुअली क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जी की सरकार आ जाती है 77 में, और उन्होंने क्या किया, इस 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया, तो 78 रहा। चलना था 79। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए आएगी, तो 74 से 79 चलना था, 74 से 79 चलना था, लेकिन चला कब, 74 से 78, यानी 1 साल पहले खत्म कर दिया गया। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो है अपने समय से पहले खत्म हो गया, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान। कारण यही था कि मोरारजी देसाई की सरकार ने यहां पर जो है रोलिंग प्लान लाया, और इसी कारण से 1 साल पहले इस प्लान को खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब जो है फिर दो, देखो यहां पर क्या था, 3 के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 साल का गैप रहेगा, ठीक है ना। यानी 1978 टू 1980 जो है ये इंडिया में चला है रोलिंग प्लान, जिसके फाउंडर हैं गुन्नार मृडल साहब। कौन है, गुन्नार मृडल साहब। इसका मतलब क्या होता है कि आप प्लान को जो है छोटे छोटे पैकेट में लाइए, ईयरली प्लान लाइए 5 साल के प्लान की जगह, ठीक है ना। तो 78 टू 80 कोई 5 ईयर प्लान आपका नहीं आया है फिर से। इसके बाद जो अगला आपका 5 ईयर प्लान आया, कौन सा हो जाएगा भैया, 6th एफ वाई पी, छठा 5 ईयर प्लान, वो 80 से लेकर के 85। 7th एफ वाई पी 85 से लेकर के 90, और फिर 2 5 ईयर प्लान के बाद फिर 2 साल का गैप, फिर कोई प्लान नहीं है। और जो कोई प्लान नहीं है वो कब से कब तक नहीं है, 90 से लेकर के 92 तक, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो खराब था, ठीक है ना। भाई आपका इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब है कि आपके पास भुगतान संतुलन दूर करने के लिए पैसा नहीं है, जो घाटा आपको हो रहा था, सोना गिरवी रख आप रहे थे, तो उस समय आप प्लान लाइएगा नहीं। तो यहां पर प्लान नहीं चला, इस पीरियड में कोई प्लान नहीं चला। अब यहां से कंटिन्यू रहेगा। देखो खेला बस यहीं पर है, जो खेल हुआ है वो आपको 90 तक ही दिखेगा, मतलब 92 तक, उसके बाद लगातार आ जाएगा, फिर तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो 8th 5 ईयर प्लान कब आ गया आपका, 1992 टू 9th एफ वाई पी 97 से 10th एफ वाई पी
हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि मिनी रत्ना और नवरत्ना की कैटेगरी जो है वो किस 5 ईयर प्लान में आई है, तो 1997 किस में आ जाएगा भाई? किसमें अब ले जाइएगा आप? 8 में लेके जाइएगा कि 9 में लेके जाइएगा? 9 में, क्योंकि नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से होता है, तो 9th 5 ईयर प्लान में उसको शुरू कर किया गया। और महारत्ना स्टेटस कब आया? 10 में। इस 5 ईयर प्लान में लेके चले जाइएगा 11वां में। अब समझ रहे हैं? कोई भी अगर डेट आपको पता है, देखो 5 ईयर प्लान का अगर एग्जैक्ट डेट आपको पूछेगा तो सीधा सा आप याद कर लेना, 1 अप्रैल से चलता था और टू 31 मार्च, यही होता था ना जी डेट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहला 5 ईयर प्लान बोलेगा तो 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। अब सब में वही डेट लगा दीजिए, पहला वाला में अप्रैल वाला और बाद वाला में मार्च वाला। हाँ या ना? हो जाएगा ना? अब कोई पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, इतना लिस्ट याद रखिए ताकि आने वाले समय में आप कुछ भी अगर पढ़िएगा ना तो 5 ईयर प्लान से आपको अगर कनेक्ट करेगा तो कनेक्ट कर लेना, वहां फिर आपका छूटेगा नहीं। क्लियर है? तो आगे आने वाले दिन में बोलिएगा सर नहीं पढ़े हैं 5 ईयर प्लान। पढ़ लिया ना आपने 5 ईयर प्लान? अरे हो गया ना जी? कहीं दिक्कत है तो बोल दीजिए। याद करने का मैंने तरीका बता दिया, शुरुआत के 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का गैप। खाली ध्यान में रखना है 5वां 5 ईयर प्लान में 1 साल पहले खत्म कर दिया गया। और अगर इंडियन पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, वो पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, इंडियन पॉलिटी होगा, जिनका छूटा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो इंडियन पॉलिटी पढ़े हैं अब वो कंडीशन याद करिए। इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं, आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई सरकार बनाने आते हैं, मोरारजी देसाई की सरकार शुरू होती है, तो मोरारजी देसाई अपने प्लान को लाना चाहते हैं इंदिरा के प्लान को हटा करके। तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा की जो 5th 5 ईयर प्लान थी उसको 1 साल पहले ही खत्म कर दिया और उसकी जगह नए 5 ईयर प्लान को लाया रोलिंग प्लान का नाम से। और गुन्नार मेडल जो इकोनॉमिस्ट थे उनके बेस पर लाया गया कि हम 5 साल की जगह जो है 1-1 साल पे 5 ईयर प्लान, मतलब 1-1 साल का प्लान लेकर के चलेंगे। ठीक है? तो अब कहीं से भी, अब देखो भाई, इस लिस्ट में से किसी कंपनी के बारे में आपको पूछेगा, ये पर्टिकुलर कंपनी किस 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश हुई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस 5 ईयर प्लान में आया है? 7th 5 ईयर प्लान में है ना। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, अरे 1988 9 में, जिसमें आया महारत्ना वाला, जिसमें ये आया 88 है, सॉरी 1988 है, उसी में आ जाएगा, 7th में आएगा। इसको लेकर चल रहे थे 1999 वाला, 9 में चला जाएगा वो। बात समझ रहे ना? डेट अगर पता है और 5 ईयर प्लान का डेट पता है तो बस कनेक्ट कर लो। और पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, पीवाईक्यू बनाइए, पूछा हुआ है इस 5 ईयर प्लान में पर्टिकुलर ये कंपनी आई है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट डेट पता होना चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए, हो जाएगा कि नहीं? और इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही कहूंगा 70वां बीपीएससी खेल कर दिया है। जैसे पहले हम लोग इसको स्किप कर सकते थे, बात सब नहीं पूछेगा। 70 से पहले अगर आप ट्रेंड देखिएगा तो कोई भी टीचर इस बात को कह सकता था कि सब बीपीएससी नहीं पूछता है। 70वीं में जो उसने प्रश्न ले आया है, अब तो ये बोलिए नहीं पाएंगे कि नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए स्टैटिक जीके भी साथ साथ चलिए, अफसोस बाद में नहीं होना चाहिए, शुरुआत में जितना कवर अप करना है कर लीजिए। तो अब देखिए ये जो हमारे पास है ये सब जगह हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? महारत्ना भी कर सकते हैं। अगर हम महारत्ना दर्जा का शुरुआत बोलेंगे तो 2010, अगर मिनी रत्ना का शुरुआत बोलेंगे तो 2010, 1997। क्लियर है ना? अब सबका एक साथ नहीं हुआ है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इन्हें कि मेरे साथ साथ बोल दीजिए नहीं सर हाँ हुआ ही है। क्लियर है ना?
थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, बस पहले दो क्राइटेरिया आया, महारत्ना क्राइटेरिया बाद का है। तो अब हम लोग चले महारत्ना की ओर। चर्चा में क्यों? हालांकि बहुत पुराना नहीं है, यह भी आपका 71st के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम हाल के नाम से जानते हैं, खूब चर्चा में रहता है। डिफेंस सेक्टर का इक्विपमेंट बनाता है, रक्षा क्षेत्र के कई सारे उपकरणों को यह बनाती है, ने प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा प्राप्त कर लिया। यानी सबसे लेटेस्ट अगर आपसे बात किया जाए महारत्न कंपनी कौन है तो लेटेस्ट महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अक्टूबर 2024 में, बहुत दिन नहीं हो रहा है, अक्टूबर 2024 में इसको महारत्ना की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2024 में, ठीक है। और यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का 14th केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPSE, क्लियर है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ठीक है। यह मील का पत्थर, अभी से तो फर्जी लाइन है, हटा दीजिए, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। यह हाल के बारे में बता दिए। महारत्न के दर्जे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब किसी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामलों में 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के फैसले स्वयं अपने स्तर से ही कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि महारत्न का जो है लाभ या उसको जो बेनिफिट्स मिलता है वो यही है कि आपको 5,000 करोड़ रुपए तक का ज्वाइंट वेंचर अगर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उतना का फैसला आप खुद अपने स्तर से ले सकते हो। अब नवरत्ना दिमाग में चल रहा होगा, वहीं अगर जो हम लोग इनपुट दे दिए हैं तो यहां केवल चीजें बदलेंगी, बाकी आप खुद देखिए एक ही जगह पर हमारा सारा सिमट के रह जाएगा एक टॉपिक के साथ। शर्त क्या है भैया? कंडीशन देखिए, सब खाली फर्जीवाड़ा होगा। महारत्न नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहले महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नवरत्न कंपनी का दर्जा सेबी के वांछित दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आगे एक्सटर्नल पॉइंट, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट का क्या है भैया, रेगुलेटरी बॉडी है, उसके दिशा निर्देश के अनुसार, उसके गाइडलाइन के अनुसार उस कंपनी को जो है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर यानी औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। यह टर्नओवर का बात बोल रहा है, ठीक है, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक। बीपीएससी का प्रश्न देखिएगा 2 साल पहले का, यहां पर इस लाइन पर फोकस करिए, 25,000 करोड़ से अधिक, 25,000 करोड़ तक नहीं, समझ रहे हैं ना, लाइन को फोकस करिए। इसी शब्द को उठा करके क्वेश्चन वो पूछता है। तो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। कितना से? 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। पिछले 3 वर्ष में कंपनी की औसत सालाना नेटवर्थ, शुद्ध कमाई 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। 3 वर्ष में कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और उतना ही 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्ष में कंपनी की औसत सालाना नेटवर्थ यानी एवरेज एनुअल जो प्रॉफिट है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक तक नहीं, फिर से मैं फोकस कर रहा हूं, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। शब्दों पर ध्यान देना है, ठीक है, तो हो जाएगा। यानी इसका कंडीशन उससे अलग हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन पहला कंडीशन मिला कि नहीं मिला। नवरत्ना का कंडीशन लेने के लिए, नवरत्ना का स्टेटस लेने के लिए मिनीरत्ना का दर्जा चाहिए था। महारत्ना का स्टेटस लेने के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और यहां पर पहले कंपनी को नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, दूसरा सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देश का मतलब गाइडलाइन के अनुसार से उसको जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए। फिर पिछला 3 वर्ष में कंपनी का जो है एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, और पिछला 3 वर्ष में कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए?
मतलब नेटवर्थ, सॉरी नेटवर्थ, प्रॉफिट नहीं, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। क्लियर है ना? देखो टर्नओवर जितना हो रहा है थोड़े वो आपका नेटवर्थ होगा। टर्नओवर में जो आपका गया है कंजम्पशन जो है उसको माइनस करिएगा और उसके बाद जो नेटवर्थ आएगा वो शुद्ध कमाई। विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ टैक्स देने के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। देखो एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, नेटवर्थ शुद्ध कमाई, शुद्ध कमाई कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 3 क्राइटेरिया यहां पर बोला है, वहां पर दिया था 100 में से 60 स्कोर, लेकिन यहां पर चेंज कर दिया। यहां पर कह रहा है आपके पास एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 3 साल में, 3 साल में नेटवर्थ शुद्ध कमाई 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो 25, 15 और 5 का यहां क्राइटेरिया है। स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की समुचित पहुंच होनी चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट आपका एक्सेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप केवल भारत की ही कंपनी बन करके रहिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी आपको कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। हो जाएगा? थोड़ा उससे कठिन है बट यहां पर इस लाइन को देखिए, यहां पर क्या है? नेटवर्थ। इसको देखिए शुद्ध कमाई, शुद्ध कमाई आपने कितना किया? जैसे मान लिया जाए, ऐसे समझिए टर्नओवर, मान लिया जाए ये कोचिंग चल रहा है, ठीक है, कोचिंग चला, मान लिया जाए 1 महीना में 10 लाख रुपया कमा लिए, मतलब ये आया टर्नओवर हुआ 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया जो आया, इसमें से क्या ये आपका नेटवर्थ है? नहीं है। रेंट दीजिएगा, बिजली बिल वगैरह दे दीजिएगा, स्टाफ को दे दीजिएगा, तो मान लिया जाए इन सब देने के बाद में आपको बचा 2 लाख रुपया। ये आपका नेटवर्थ हुआ, शुद्ध कमाई हुआ जो आपके पास आया, ये कंपनी के पास। जबकि नेट प्रॉफिट क्या होता है? अब इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? टैक्स तो देना है ना, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। और आपका नेट प्रॉफिट में क्या रहेगा? टैक्स देने के बाद जो अब आपके पास बचा, आप घर ले जा करके उसको फांक सकते हैं, खा सकते हैं, वो क्या हो गया? आपका शुद्ध लाभ। अब बात समझे? तीनों अलग अलग क्राइटेरिया, एनुअल टर्नओवर, यहां पर नेटवर्थ शुद्ध कमाई जो खर्चा उर्चा काट करके है, और शुद्ध लाभ का मतलब क्या हुआ? टैक्सेशन वगैरह देने के बाद। विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर क्या आ गया? सब कुछ तो लिखा हुआ है भाई, कोई ऐसा चीज हिडन है? एवरेज की बात कर दिया, तो 3 साल का एवरेज हम निकालेंगे तो 25-25 हजार करोड़ आपका दिखना चाहिए हमको। ये तो लिखा हुआ ही है, समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन ठीक है, फोकस अभी करिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक ऑप्शन देख करके वहां कंफ्यूज हो जाएं, और जब ऑप्शन में लिख देगा ना तब कंफ्यूज निश्चित तौर पर होंगे, अगर घर में बढ़िया से नहीं देखेंगे तब। इसलिए ये मत सोचिए कि बड़ा आसान है, नहीं। क्लियर है? ये हो जाएगा। विगत लगातार वही 3 वर्ष है, तो 3 ही क्राइटेरिया तो चेक करना है आपको, एनुअल टर्नओवर, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट। बाकी तो सब फर्जी है भाई। सेबी के अनुसार से स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में एप्रोप्रिएट एक्सेस होना चाहिए, ये सब तो फर्जीवाड़ा है ना? तो ये सारा जो कुछ है, तब आपको जाकर के महारत्न का दर्जा मिलेगा। दर्जा मिल गया तो क्या करिएगा भाई? अपेक्षाकृत रिलेटिवली आपको जो है अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्ता प्राप्त होगा। महारत्न कंपनी किसी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामलों में 5,000 करोड़ रुपए तक, पहले देखिएगा, या अपनी शुद्ध कमाई के 15% जो इसका नेट प्रॉफिट है
उस नेट प्रॉफिट का 15% तक का निवेश का फैसला स्वयं अपने स्तर से ही बिना सरकार के मंजूरी के कर सकती है। या तो 5,000 करोड़ रुपए या अपने नेट प्रॉफिट के, है ना, शुद्ध प्रॉफिट के, है ना। हाँ, यही सब लाइन पर फोकस कर लेना है आपको, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूं। इस सब लाइन पर फोकस करिए, ऑप्शन में यही सब फंसाएगा। नेट प्रॉफिट है, एनुअल टर्नओवर है, या शुद्ध कमाई है। तो किसका 15%? शुद्ध कमाई का, यानी नेट वर्थ का, यह ध्यान में रखना है। तो नेट वर्थ का 15% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई डाउट? अब काहे चेहरा एकदम लग रहा है कि बच गया है, एकदम 12 सबका एकदम लग रहा है। टेक्निकल चीजें हैं, निश्चित तौर पर टेक्निकल है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा नहीं होगा, क्योंकि खेल याद रखने लायक चीज है। कहां पर हमारे पास एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, कहां हमारे पास नेट वर्थ की बात हो रही है, और कहां हमारे पास नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। खेल तो यहीं पर है। जिसको ये आइडिया रहेगा वो काम कर लेगा, जिसको आइडिया नहीं रहेगा नहीं कर पाएगा। अरे भाई वाह, वो काहे के लिए, उस सपोर्ट के लिए। किसी बच्चा को अगर किसी लैंग्वेज में जो है, हम अंग्रेजिया पढ़ रहे हैं कि हम हिंदिया पढ़ रहे हैं, हम कौची पढ़ रहे हैं? गजब आदमी हो यार। यार शुद्ध कमाई हम बोल रहे हैं, उसको अंग्रेजी में नेट वर्थ बोल दे रहे हैं। टेक्निकल जो हिंदी रहता है उसका टेक्निकल इंग्लिश, उसका कम से कम इंग्लिश याद रखोगे ना जी। अभी मैंने क्या बताया था? 10 लाख रुपया मान लिया जाए, ये हमारा जो है मंथली टर्नओवर है। तो इसको अगर एनुअल में कन्वर्ट कर लें तो 1.2 CR। अब मत बोलना सर ये अंग्रेजी लिख दी आप, करोड़। ठीक है, एनुअल मतलब सालाना। अरे भाई भाई इतना ही सब तो पकड़ो, टाइम पास जुटो करवाओगे। एनुअल माने सालाना। तो सालाना मान लिया जाए 1.2 CR जो है, 1.2 करोड़ जो है आपने पैसा उठा लिया। ये आपका क्या है? टर्नओवर है, मतलब ये पैसा इतना आपके पास आ रहा है। अरे रुक जाओ भैया, सालाना कमाई, इतना पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्या ये सारा पैसा आपका है? क्या ये सारा पैसा कोचिंग का है? नहीं है। इसमें से आप अपने एक्सपेंस को माइनस कर लो, माने खर्च को माइनस कर लो। खर्च जो भी आपका खर्च है, रेंट है, बिजली बिल है, स्टाफ है, ठीक है, फैकल्टी है, जो भी रहे, ठीक है, कोडिंग तोडिंग है, सब आप ऐड तैड जितना खर्चा है सब माइनस कर लो। मान लिया, अरे टैक्स अभी नहीं, टैक्स इज नॉट एक्सपेंस, वो खर्च नहीं है। ठीक है, ये आपका खर्च हो गया। मान लिया जाए 50 लाख रुपया खर्च कर दिए, ये आप मान के चलो, हाँ 50 लाख रुपया आप खर्च कर दिए, ये आपका खर्च कितना हो गया? 50 लाख। आपके पास बचा कितना? 70 लाख रुपया। जो 70 लाख रुपया बचा ना, अब देखो हमको क्या निकालना था भैया, हमारी शुद्ध कमाई कितनी है। आपने 1.2 करोड़ जो है कमा लिया, 1 करोड़ 20 लाख आपने कमाया। 1 करोड़ 20 लाख में क्या सारा कमाई आपका है? शुद्ध कमाई आपका है? नहीं ना। आपकी शुद्ध कमाई क्या है भैया? 1.2 CR माइनस 50 लाख बराबर 70 लाख। ये आपका शुद्ध कमाई हुआ जो आपने कमाया है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें किसी को आपको देना नहीं है, लेकिन ऊपर एगो तो बैठा हुआ है टैक्स लेने के लिए। अब जब आप टैक्स दे दीजिएगा तो आपका शुद्ध लाभ कितना होगा? क्या उतना पैसा आप खा जाइएगा
बचा जाइएगा नहीं, पड़ जाएगा ईडी का छापा। समझ गए ना? शुद्ध लाभ कितना होगा भैया? 70 लाख में से जो भी टैक्सेशन अमाउंट जाएगा, तो 70 लाख में से मान लिया जाए आप 30% टैक्स दे दिए। कितना टैक्स दे दिए? 30% टैक्स दे दीजिए। तो कितना टैक्स देंगे? 21 लाख रुपया। तो मान लिया जाए 21 लाख रुपया जो है ये हम दे दिए टैक्स, माने कर के रूप में दे दिए। तो अब कितना बचा? 49 लाख रुपया। ये आपका भैया शुद्ध लाभ है। क्या माइनस होगा? ओन इंटरेस्ट। अरे भाई हम नहीं लिए हैं लोन, जो रहेगा उसको माइनस करिएगा ना भाई। हम क्या बता रहे हैं? हम इतना जो है एडमिशन लिए, पहले बात समझिए। मैंने क्या बताया? इस इंस्टीट्यूट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस इंस्टीट्यूट में मैंने क्या किया भाई? 1.2 CR कमाया एक साल में। कहां? बोले कि हम लोन ले लिए जाकर के आरबीआई से 50 करोड़ रुपए का लोन ले लिए। क्या हुआ होगा? ए प्रभु महाराज, आप लोग तो गजब हैं। अरे भाई, जो इंटरेस्ट वगैरह अगर आप मान ले लोन पर पैसा लीजिएगा, तो जो उसका इंटरेस्ट रहेगा उस सब तो इंटरेस्ट का माइनस करवे ना करिएगा भाई। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मान लिया जाए ये कोचिंग है, इस कोचिंग में एडमिशन हुआ बच्चों का एडमिशन होने से इतना पैसा टर्नओवर हुआ 1.2 CR। हम कहां लोन ले लिए, कहां किसी से निवेश करवा लिए भाई? ये तो कंपनी के पास यहां 1.2 CR आया। अरे भाई, उसने मुझे बताया कि पहले आप लोग बात समझिए कि सर शुद्ध कमाई क्या है, शुद्ध लाभ क्या है। तो मैं तो उसको एग्जांपल पहले बता रहा हूं। इसमें आप लोग कहां कहां जा रहे हैं? अब ई 49 लाख में हम 49 लाख का फिल्म देख लें सिकंदर, बात समझ रहे हैं? या घूमने चल जाए नैनीताल, वो मेरा बात है ना भाई कि हम उसको इन्वेस्ट कर दें। अरे भाई वाह, अब बुझाया? नहीं बुझाया? देखो एक बात बताते हैं, पढ़ोगे तो लसराओगे तो माफ है, खाली लसराओगे, अब पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल भी माफ नहीं है। ये दोनों चीज समझ लो। अब तुम लसरा रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो, कि अब तुम सोच लो कि तुम डिसाइड कर लो क्या कर रहे हो। अरे मैथ कहाँ? मैथ बता रहे हैं, गणित बता रहे हैं। ये गणित कहाँ है भाई? घटा हुआ जोड़ तेरा नहीं आता है। बुआ हम देखिए पहले बता दे रहे हैं, इस बात को एहसास में रखिए। ना मैं दिल्ली से आया हूं, ना मैं हरियाणा से आया हूं, मैं एकदम बिहार से बिलोंग करता हूं। और जिस लेवल का आप लोग है ना, आप लोग से अव्वल दर्जे के लेवल पर हम थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। छोड़ो कौन जिला यार, माने इस उस जिला से बिलोंग करते हैं कि जब 90 से लेकर के 5 तक किसी की सरकार थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, उनका रत्ती भर नहीं चलता था। इसकी लोग सरकार की कल्पना करते हैं कि 90 से लेकर के 2005 के पीरियड में जैसी सरकार रही और वहां बिहार में ही राज रहा, वो राज रहा, उनका भी रत्ती भर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी गुंडा ही नहीं चला है। सिवान और सिवान, तो आप छोड़ दीजिए कि हम कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए चुपचाप पढ़िए, जो इसलिए पढ़ा रहे हैं पढ़िए शांति से, क्योंकि उसमें क्या होगा, समय आपका बर्बाद होगा, केवल समय बर्बाद होगा। अब अगर तुम बात बताओ, टर्नओवर हम यहां लिख दिए, कमाई लिख दी, अरे वही चीज बना था हो, मंथली मतलब महीना लिखे यार।
अरे भाई वाह, 1 महीना में 10 लाख तो 12 महीना में कितना लाख? 1 करोड़ 20 लाख वे लिखे हैं। 1.2 CR मैंने 1.2 करोड़। चलिए, हो गया ना? तो अब ये हो गया क्या भाई? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए महारत्न कंपनी के दर्जे की शुरुआत मई 2010 में, नवरत्न और मिनी रत्न दर्जे की शुरुआत ऑलरेडी डील कर चुके हैं। जो लिस्ट है आपके पास 14 लिस्ट है वो देख लीजिए। एनटीपीसी है, ये खूब पूछता है करेंटली अभी कौन महारत्न में है और कौन महारत्न में नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें भी अंग्रेजी है, कुछ नहीं करना, एनटीपीसी याद करना, ओएनजीसी। इसको ऐसे लिख सकते हो एन टी पी सी, बस हिंदी मत याद करना इसका क्योंकि यही देगा एनटीपीसी। ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी जिसको कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना? तो अब निश्चित तौर पर समझ लीजिए, अब जब इसको सीधी सी बात है 2010 में जब शुरुआत किया होगा महारत्न दर्जे का, तो अब लिस्ट देखकर क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते कि 2010 में सबसे पहली बार कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का सूची में दर्जा दिया गया था? यानी शुरुआत में इन 4 कंपनियों को जो है महारत्न कंपनी की सूची में रखा गया था। 5वीं महारत्न कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड बन गई। हो जाएगा? इन सब का स्टैब्लिशमेंट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब देखिए एक जगह 5 ईयर प्लान बता दिए तो आप अब कहीं भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना? और सबसे लेटेस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अक्टूबर 2024 में हेडक्वार्टर सबका जरूर याद करिएगा। एक चीज और देखिए, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है जिसका अगस्त 2023 में मिला है इसको, इसका हेडक्वार्टर जो है दुलियाजन असम में है। कहां है? बहुत किताबों में बहुत जगह पर मैप में क्या दिया हुआ है ना इसके बारे में, इसका दे दिया हेडक्वार्टर नोएडा, गलत है। अगर कहीं दूसरे जगह पर देखते हैं तो इसका मुख्यालय आपका नोएडा मिलता है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय नोएडा मिलता है, गलत है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? दुलियाजान असम में ही है। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख लीजिए, एकदम सीधा सा इसका वेबसाइट खोलिए, चेक कर लीजिए। हाँ, कौन वाला? हाँ भाई, उसी से ना चलता, पाइपलाइन से आता है सब, भर भर के आता है। क्या है? दुलियाजान असम भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके पास 14 कंपनी हो गया और इस 14 कंपनी का सूची, बस नवरत्ना याद रहे चाहे नहीं रहे लिस्ट में, इसको तो याद रखिए ही रखिए। क्लियर है? अब कोई कंपनी नवरत्न में अपग्रेड होगा, मतलब नवरत्न कंपनी महारत्न में अपग्रेड होगा, 15th में आ जाइएगा और नवरत्ना में कम कर दीजिएगा। ठीक है। मिनी रत्न, वर्तमान में भारत में मिनी रत्न 1 कंपनियों की संख्या कितनी है और मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या 10। लिस्ट एकदम याद रखिएगा। 49 मिनी रत्न 1 में है, इसका आपको याद रखना नहीं है लिस्ट। पॉसिबल थोड़ा है कि एक 59 का नाम याद रखें, नहीं, केवल संख्या याद रखिए। शर्त क्या है भाई? सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जो लगातार पिछले 3 साल से मुनाफा अर्जित कर रही हो और उसकी शुद्ध कमाई सकारात्मक हो, उसे मिनी रत्न का दर्जा मिल सकता है। पॉजिटिव हो, जो आपका जो नेटवर्थ है वो क्या हो? पॉजिटिव हो, मतलब हर साल आप कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं, लॉस में नहीं जा रहे हैं, तब आपको दर्जा मिलता है। लाभ क्या है भाई? इस दर्जे की कंपनियां किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए तक का या अपनी शुद्ध कमाई के बराबर की राशि के निवेश के फैसले स्वयं अपने स्तर से ही बिना सरकार की मंजूरी के कर सकती है। या तो 500 करोड़ रुपए या अपना कितना भाई? शुद्ध कमाई यानी नेटवर्थ के बराबर का जो फैसला है डिसाइड कर सकती है कि हम किस में कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडीशन, और सबका कंडीशन हमने देख लिया, सारे का हमने क्या देख लिया, प्रॉफिट क्या होता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन सेक्टर का चैलेंजेस क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का चैलेंजेस क्या है? डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम।
इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की जो जो भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता में काफी देरी कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जो परियोजनाएं रहती हैं वो परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो पाती हैं, या जो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल इनको होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल इनके पास नहीं रह पाता है। दूसरा क्या है, इन कंपनियों के पास कैपिटल का कमी, पूंजी की कमी इनके पास। भाई अगर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पास पैसा रहता तो क्यों प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां आती? तो इनके पास पूंजी और संसाधन का क्या है, कमी है। तीसरा है कि इन कंपनियों के पास जो है तकनीक की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। और ये सबके साथ रहेगा, ये सारे के साथ रख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बताया, निर्णय लेने में देरी, दूसरा पूंजी की कमी, तीसरा तकनीकी कमी, ये सारा क्या है, इनका चैलेंज है। अब आ जाएगा समाधान क्या है भाई, चुनौती खत्म कर दीजिए, चैलेंजेस को खत्म कर दीजिए, समाधान हो गया। निर्णय लेने में त्वरित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सरकार को जो है अलग अलग क्षेत्र की रेगुलेटिंग कंपनी बनानी चाहिए। हालांकि रेगुलेशंस है अलग अलग क्षेत्र में, बट उसको और इफेक्टिव वे में प्रभावी तंत्र पे लाना चाहिए। सरकार को इन कंपनियों के लिए निवेश ढांचा बनाना चाहिए। जैसे सोच लीजिए, अगर सपोज मान लिया जाए हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां की हालत इतनी ही अच्छी रहती तो एयर इंडिया क्यों बिक जाती भाई? एयर इंडिया जैसी कंपनी क्यों बिक जाती? आपके पास कहीं ना कहीं प्रबंधन में समस्या आई तब तो, पूंजी आपके पास नहीं रहा तब तो बिक जाती है ना, और प्राइवेट कंपनी उसको लेकर चला रही है। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल तो भरा पड़ा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो जो चैलेंजेज है वही समाधान है, ठीक है ना। निष्कर्ष में पॉजिटिव डाल दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जो है जब से मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न की कैटेगरी लाई गई है, तब से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में क्या देखा जा रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और वह अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत जो है वो और अच्छा करने की है, क्योंकि बाजार वर्तमान में क्या है, प्रतिस्पर्धी बाजार है, कंपिटिटिव मार्केट है, और प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने के लिए समय पर और सटीक निर्णय लेना जरूरी होता है। ओके, निष्कर्ष तो आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं, है कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो टेक्निकल एस्पेक्ट इतना रहेगा। अब आपसे मेंस में पूछे चाहे प्री में पूछे, अब आप बताइए कि कौन सा एस्पेक्ट हम लोग छोड़े? कोई एस्पेक्ट नहीं। लेकिन देखिए, आप लोग बकैती बताइए, देखिए 7-6 दिन में एक दिन आपकी क्लास है, आप लोग बकैती करिएगा तो क्लास आपकी डिले होगी। आप सोचिए ना, मैं तो देखिए बार बार यही कहता हूं कि यार मुझे क्लास मिलेगी, मेरे लिए प्रॉफिट है, पैसा मेरा रहेगा, पैसा मेरा बनेगा। आपके पास इतना समय है कि 2-4 साल तक बैठ के पढ़िए, बर्बाद हो जाइएगा। तो आप अपने प्रॉफिट का काम करिए। और आपको सही बताता हूं, पिछले क्लास में इंग्लिश मीडियम के बैच में मैंने आप लोग का बड़ाई किया था, यार आज हिंदी मीडियम का बैच इतना कोऑपरेटिव था, जबकि सब बोलता था हिंदी मीडियम का बैच जो है कोऑपरेटिव नहीं है। लेकिन पिछला क्लास आपका इतना कोऑपरेटिव था तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बैच को आपका तारीफ किए थे, बोले तुम लोग सब फर्जी हो गया है, सीखो वो लोग से। और आज आप लोग वही फूल जाता है, आप लोग नहीं गुब्बारा टाइप में सुन लिया होगा सर। तो आपका बेनिफिट किसमें है वो देखिए, कि हम एक दिन के भीतर ज्यादा टॉपिक कवर अप करें या एक आध टॉपिक में लगे पड़े रह जाएं केवल बात बनाने के चक्कर में, फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज मुझसे छूट रहा है आप उसको लेकर के कहिए कि हाँ सर आप इस टॉपिक पढ़ाए, नहीं समझ में आ रहा, नहीं छूट रहा, ये लगता है, ये होता है प्रोडक्टिव। अगर हम लोग डायलॉग अगर करें, लाभ वाला अगर बात करें तब होता है। तो काइंडली डिरेल मत होइए, जो टॉपिक है टॉपिक पे काम करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है
एमएसएमई है। पढ़े होंगे आप, सुने होंगे। क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहे सर? कोई नहीं? देखिए पूरा नाम इसका है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना, हम खत्म करते हैं उसके बाद बोलिएगा। माइक्रो, स्मॉल एंड सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम। उद्यम मतलब कंपनी। ठीक है, अब एमएसएमई सेक्टर हमेशा कंडीशन में रहा है बीपीएससी के लिए और फेवरेबल कंडीशन में रहा है। प्री में अब तक 3-4 बार और मेंस में भी अब तक 4-5 बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, एमएसएमई सेक्टर से। देखिए मैं इसके मेंस अप्रोच पे बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में बताएंगे सर आपको, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हम इसमें ज़्यादा जाएंगे तब। बट फिर भी बेसिक जो पॉइंट्स रहेगा, जैसे अगर हम बात करें संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, अभी क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा बात क्या है भैया, इसका परिचय दे दीजिए। नेक्स्ट, लेकिन मैं फॉर्मेटिंग बता दूंगा आपको कि जो मेंस में चलता है। एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं अगर एमएसएमई सेक्टर है तो। फिर सरकारी प्रयास व समाधान। भारत सरकार लगातार एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो है कई सारी योजनाएं लाती हैं। तो वो कौन से ऐसे सरकारी प्रयास हैं जो भारत सरकार जो है उसको ला रही है। जैसे देखो एमएसएमई सेक्टर में मैंने सरकारी प्रयास क्यों नहीं लिखा, एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर आपने वहां पर क्यों नहीं बताया। तो वहां पर नहीं बताने के पीछे का मैं लॉजिक आपको सीधा सा बता देता हूं भैया, वो सरकारी प्रयास ही है। महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना क्या है, वो सरकार का ही तो प्रयास है। सार्वजनिक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को जो है डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिव रोल प्ले करने के लिए, प्रभावशील भूमिका अदा करने के लिए वो सरकार के द्वारा लाया गया ही तो कैटेगरी है ना। और सरकार ही तो प्रयास करती है कि बार बार परफॉर्मेंस चेक करती है कि कोई कंपनी को हम मिनी रत्न से अपग्रेड करके नवरत्न बना रहे हैं, नवरत्न से अपग्रेड करके महारत्न बना रहे हैं। तो वो सरकार का ही प्रयास है। तो उसमें सरकार का प्रयास अब क्या लिखिएगा, कंपेयर करिए। जो सरकार ने खुद टॉपिक चुना है उस पर अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। बात समझ रहे हो। यहां पर क्या है, एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर का रिवाइवल के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं या कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। तो जब तक आपको यह नहीं होगा आप यहां पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में आप निष्कर्ष डाल दीजिए, हो गया। यही आपका मेन क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखो बिहार के विशेष संदर्भ में क्या हो सकता है, बिहार में आपको पूछेगा, अगर बिहार के संदर्भ में आप आइए तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, ये सब बताएंगे जब जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सर वो क्लियर करेंगे। बिहार में एमएसएमई सेक्टर को शुरू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक है। केंद्र सरकार अपना जो कर रही है, बिहार सरकार जो कर रही है, उसको देख लेना है। हो गया, सरकारी प्रयास में दोनों पॉइंट वाइज बता दीजिए। तो फॉर्मेटिंग कहीं छूटा, नहीं छूटा।
अखबारों पर नजर डालते रहिए, ऐसे भी अखबार पर नजर डालते रहिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एमएसएमई सेक्टर में एक्चुअली क्या हुआ ना, कि पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेक्टर मतलब समझते हैं, जो उत्पादन करती है, जो विनिर्माण करती है, और एक होता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये दो सेक्टर्स है और दोनों सेक्टर का अपना एमएसएमई होता है। एमएसएमई का मतलब जो होता है पूंजी के आधार पर, कैपिटल फ्लो के आधार पर हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं, कौन माइक्रो है इंडस्ट्री है, कौन स्मॉल इंडस्ट्री है और कौन मीडियम इंडस्ट्री है। तो ये दोनों के लिए पहले अलग अलग होता था। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र के लिए और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग होता था। बाद में दोनों के लिए जो है सेम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, यानी जो सर्विस सेक्टर के लिए रहेगा, जो सेवा क्षेत्र के लिए रहेगा, वही किसके लिए रहेगा, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो सारे के लिए सेम रहेगा। अरे रुक जाओ अभी भाई, पिछला क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब के समय में सरकार ने क्या किया, 2025 का जो बजट पेश किया, 25-26 के लिए जो बजट आया, उसमें इसका क्राइटेरिया बदल दिया। तो उसी बदले गए क्राइटेरिया पर हम लोग थोड़ा सा आज समझेंगे और एमएसएमई सेक्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में वर्ष 25-26 के बजट में एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन किया गया। अब देखिए भाई, भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और नवाचार, नवाचार मतलब नए आइडियाज को बढ़ावा देने में, इसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, यह अत्यंत सहायक है। अब देखिए एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30% का महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जो हमारा जीडीपी है उसमें 30% योगदान अगर किसी का है तो एमएसएमई सेक्टर का है। निर्यात का एक बड़ा हिस्सा लगभग 40% इस क्षेत्र से आता है। सोच लीजिए, आप जो विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, विदेशों में जो वस्तुओं और सेवाओं को भेज रहे हैं, तो उसका 40% जो है वो एमएसएमई सेक्टर से आपके पास आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जीडीपी में अगर किसी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 30% हो, और साथ ही साथ अगर बात करिएगा निर्यात का एक क्षेत्र जो है 40% भाग आपके पास आ रहा हो, तो जिस भी क्षेत्र का 1/3 से ज्यादा या अप्रोक्स 1/3 अगर वहां पर रोल हो, कंट्रीब्यूशन हो, तो वो क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका हाँ, भारत के सेकेंडरी क्षेत्र के उत्पादन में यह 45% का योगदान देता है और एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। कहां पर पढ़े 29% का डेटा है, कहां, तो मेंस में एग्जैक्ट डेटा लिखना होता है। भाई लगभग लेकर के चल वहां पर मेंस में, प्री में देखो एक बात समझो, ये डेटा जब भी यूज करना प्रीलिम्स के लिए, पॉइंट समझिए, मेंस और प्री दोनों अलग एस्पेक्ट होता है। जब ये डेटा प्री में यूज करिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बिना इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के कोई गूगल टूगल कोई मैगजीन का डेटा नहीं करिएगा। इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया है वो डेटा आप निकाल लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना रहेगा तो उसका डेटा अलग बता देंगे, यहां पर मेंस के अप्रोच में आपको लगभग बता देना है। वहां पर पॉइंट वाइज थोड़े हम लोग करते हैं भैया कि 29.37% जो है ये योगदान देता है, भुला गए एग्जाम में, वहां अप्रोक्स लिख करके बचते हैं। ठीक है, तो कितना दे रहा है भाई, सेकेंडरी सेक्टर में 45% का योगदान देता है और एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। यह क्षेत्र भारत में कुल रोजगार का 40% प्रदान कर रहा है। अब सोच लीजिए, 40% रोजगार का प्रदान कर रहा है। भारत में
लगभग 6 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 90% अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो समस्या तो होगी ही, जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब कंपनियां काम करेंगी तो दिक्कतें आनी शुरू होंगी ही होंगी। ठीक है, ये सब केवल और केवल हमारा संदर्भ के लिए है और कुछ नहीं है। परिचय क्या है भाई? एमएसएमई का अर्थ है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया गया है। तो जैसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एमएसएमई एक्ट कब आया, तो 2006 में आया। ठीक है, इस अधिनियम का मकसद क्या था भाई? देखो, ये उद्देश्य तो आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो, जैसे आप इतना लिख दिए, डेफिनेशन कर दिए, यहां से आप क्या निकाल लीजिए, उद्देश्य का पॉइंट अलग कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का। तो इस एक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? इन उद्यमों को बढ़ावा देना और उन्हें फलने फूलने में मदद करना। एमएसएमई का प्रबंधन कौन करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन है मिनिस्टर? जीतन राम मांझी साहब। जीतन राम मांझी साहब जो हैं वही इसके मिनिस्टर सभी हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। तो ये आपका बिहार के लिए हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो उसके लिए अलग मंत्रालय है और यही मंत्रालय क्या करता है भाई? तो उसका गठन देखता है। इन्हें मोटे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए संयंत्र और मशीनरी या सेवा उद्यमों के लिए साधन में उनके निवेश के साथ साथ उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। देखिए, 2 पॉइंट। अगर आप कोई कंपनी लेकर चल रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी बनाए हैं, तो आपके पास जो संयंत्र और मशीनरी है, जो आपने मशीन्स वगैरह लगाया हुआ है, जो आपके पास इक्विपमेंट्स है, उसमें कितना आपने निवेश किया हुआ है। तो जितना का निवेश होता है उसी के बेस पर क्या होता है, आपका डिसाइड होता है कि आप किस सेक्टर का इंटरप्राइजेज है। ये केवल और केवल संयंत्र और मशीनरी में आपके उपयोग के आधार पर, ये विनिर्माण क्षेत्र की। अगर सर्विस सेक्टर में बात करेंगे तो साधन में उनके निवेश, मतलब जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस प्रोवाइड करने में जो आपके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स में आपने कितना निवेश किया हुआ है। तो सीधे तौर पर कॉमन अप्रोच में समझिए, एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें क्या होता है भैया? तो साफ तौर पर अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यानी विनिर्माण क्षेत्र के लिए, और सर्विस क्षेत्र के लिए जो आपने जो साधन में जितना आपने निवेश किया हुआ है अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके बेस पर आपको दर्जा दे रहे हैं। इस अधिनियम के तहत एमएसएमई को वित्त पोषण की आसान पहुंच और विवादों को हल करने के लिए त्वरित समाधान मिलता है। इस एक्ट को क्यों लाया गया है भैया? कि एमएसएमई सेक्टर को फंडिंग मिल पाए। जैसे आपको पता होगा, भारत सरकार ने मुद्रा लोन लाया, टिश्यू लोन लाया। आखिर इन सबका पर्पस क्या था? कि एमएसएमई सेक्टर को फंड्स मिल सके। पैसा मिलेगा तब ना भाई। सबसे बड़ी जरूरत की चीज क्या होती है? अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया होता तो आप आकर के बीपीएससी की तैयारी करते? नहीं। 1 करोड़ रुपया होता तो तैयारी करते? तभी वो करते। 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। 1 करोड़ रुपया तो ऐसा ही होगा जी, जमीन बेच दीजिएगा तो करोड़ रुपया निकल जाएगा, वो थोड़ा नहीं होगा। लेकिन जमीन के रूप में नहीं। बैंक बैलेंस अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाए तो आप नहीं आएगा तैयारी करने, नॉर्मल टेंडेंसी। ठीक है, बिजनेस करना लोग शुरू कर देगा। आप चाहते क्या है कि आपकी जमीन भी बची रहे, आपके पास सरकारी नौकरी भी हो जाए, इसलिए आप पढ़ने के लिए आए हो। तो किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? उसको फंड्स नहीं होना। आपके पास अगर फंड हो जाएगा, आप उसको लगा करके जो है करोड़पति बन जाइएगा। क्लियर है ना? तो इसका उद्देश्य यही है कि एमएसएमई सेक्टर को जो है फंड मिलता रहे, वहां तक आसान पहुंच हो, और ऐसा ना हो कि एमएसएमई सेक्टर को अलग अलग डिस्प्यूट्स जो हो तो उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हम क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इस अधिनियम के तहत विलंबित भुगतान, जो डिलेड पेमेंट्स है, उसके मामलों में कार्रवाई के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई है। जैसे मान लीजिए डिलेड पेमेंट हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? एक एमएसएमई समाधान पोर्टल भी बनाया है, और एमएसएमई समाधान पोर्टल के तहत जो डिलेड पेमेंट होता है उस डिलेड पेमेंट को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है।
ये एक्ट का कुछ कुछ आपका पॉइंट्स है। वर्ष 2025-26 के बजट में एमएसएमई अधिनियम 6 में परिवर्तन करके एमएसएमई की नई परिभाषा निर्धारित की गई है। अब क्यों मैं 2006 का एक्ट बता रहा था? क्योंकि संशोधन किसमें हुआ है? 6 के एक्ट में हुआ है। क्योंकि जब आपने 6 का एक्ट लाया था तो उसी एक्ट में तब का संशोधन किया गया है ना। तो क्या चेंज किए हैं मत देखो, ये सब सीधा सा लिस्ट में आ जाओ। इसी को जो है वहां पर स्टेटमेंट वाइज लिख दिया गया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेज किसको कहेंगे? माइक्रो इंटरप्राइजेज उसको कहेंगे, देखो ये करंट जो पहले था, नया जो बजट में आया है, यहां पर 2 पॉइंट आपको पकड़ना है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज आप किसको कहोगे? माइक्रो इंटरप्राइजेज आप उसको कहोगे जिसका जो है कितना 2.5 करोड़, ये जितने अमाउंट है ये अमाउंट किस में रहेंगे भाई? सीआर में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको तो भाई हिंदी में लिख देना होगा, करोड़ रुपए में। ठीक है ना? तो अगर आपका पास माइक्रो इंटरप्राइजेज है तो संयंत्र और मशीनरी में 2.5 करोड़ का आपका कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट? टर्नओवर कितना होना चाहिए? एकदम दिमाग मत लगाइए, 4 टाइम्स कर दीजिए, देख लीजिए 4 टाइम्स कर दीजिए। 10 करोड़ का आपका टर्नओवर, संयंत्र और मशीनरी में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर कितना आना चाहिए? 4 टाइम्स 10 करोड़। तो आपको माइक्रो एंटरप्राइजेज का दर्जा है। अगर आपके पास संयंत्र या मशीनरी में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आप किसमें भैया? स्मॉल एंटरप्राइजेज में, लेकिन साथ ही क्या होना चाहिए? 100 करोड़ का टर्नओवर। अगर आपके पास संयंत्र या मशीन में, मतलब जो आप फैक्ट्री वगैरह लगाए हो उस फैक्ट्री में अगर आपका पूंजी लगा 125 करोड़ का और 4 टाइम्स वहां भी आप कर दीजिए और 500 करोड़ का आप टर्नओवर ला रहे हैं, तो आपको हम मीडियम एंटरप्राइजेज का दर्जा देंगे। ठीक है, मीडियम। यही है आपका एमएसएमई सेक्टर। पहले क्या था भाई? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, यानी पहले 5 टाइम्स था, अब 4 टाइम्स कर दिया गया। टर्नओवर जो है आपके संयंत्र या मशीनरी में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका। क्लियर है ना? थोड़ा सा नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, तमाम बच्चों से, काइंडली बाकी बात समझ जाइए। थैंक यू।